कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लोहे के पिंजरे में जगता है। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और उसे नहीं पता होता कि वो कहां है। जब वो आसपास देखता है तो उसे ऐसे ही कई और पिंजरे दिखते हैं जिनमें उसके जैसे ही कुछ बदनसीब लोग बंद थे, जिन्हें जल्द ही गुलाम बनाया जाने वाला था। लेकिन जिन नाम के इस लड़के को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तभी एक डाकू लड़की उन्हें खाना देने आती है। जिन बड़े आराम से खड़ा होता है और पिंजरे को ऐसे फाड़ देता है जैसे वो कुछ हो ही ना। लड़की उसे इतनी आसानी से लोहा तोड़ते देख डर जाती है। उसे लगता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन उसे मारने के बजाय हमारा हीरो उसे हील करता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की उन डाकुओं की मदद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उसके छोटे भाई को अगवा कर लिया है और उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। यह सुनकर जिन फैसला करता है कि वो इन सारे गुंडों को अभी और यहीं सबक सिखाएगा। वो दरवाजे को तोड़कर दूर फेंक देता है और पहले डाकू को भी उसी के साथ उड़ा देता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बिना कपड़ों के हैं, जिन एक एक करके सबको धो डालता है और वहां सिर्फ पिटे हुए डाकुओं का ढेर लग जाता है। उन डाकुओं के पास उसके सामने टिकने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वो उनके लिए बहुत तेज और ताकतवर था। आखिरकार वो उनके बॉस तक पहुंचता है। इस दुनिया में काफी ताकतवर माने जाने के बावजूद वो बॉस उससे लड़ने की कोशिश तक नहीं करता। जिनको देखकर वो बस गिड़गिड़ाने लगता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो कहता है कि पैसा और गुलाम उसे मिल जाएंगे, लेकिन जिन बचे हुए डाकुओं को भी निपटा देता है और उसके पास आता है। बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि यह बिना कपड़ों का इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है और वो खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। जिन उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई मामूली सा कीड़ा हो। बॉस को समझ आ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं। वो भागकर अपनी आखिरी चाल चलता है, एक राक्षस का पिंजरा खोल देता है। बॉस को लगता है कि अब तो जिन का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जब राक्षस हमला करता है तो जिन आसानी से उसके वार को रोक लेता है। बॉस ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को नंगे हाथों से राक्षस का सीधा वार रोकते नहीं देखा था। असल में जिन का शरीर सुपर ह्यूमन है। इतना ही नहीं, जिन अपनी डिवाइन पावर्स निकालता है और एक एनर्जी बीम से उस राक्षस को पल भर में राख कर देता है। इसके बाद वो वापस उस बॉस की तरफ मुड़ता है ताकि उन बेकसूर लोगों को सताने के लिए उसे अच्छी तरह पीट सके। अब आप सोचेंगे कि जिन इतना ताकतवर क्यों है और उसे ये शक्तियां कहां से मिली? तो बात 10 करोड़ साल पुरानी है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी तबाही आई थी जिसने पूरी मानव जाति को खत्म कर दिया था। इसकी शुरुआत एक रहस्यमयी वायरस से हुई थी जिसने जानवरों को भयानक राक्षसों में बदल दिया, जिन्हें बाद में करप्टर्स कहा गया। कुछ ही सालों में 99% इंसान मारे गए। इंसानों ने अपनी तरफ से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि उनके हथियार इन राक्षसों के आगे बिल्कुल बेकार थे। मजबूरी में इंसानों ने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ जिन शू ही इकलौता ऐसा इंसान था जिस पर यह प्रयोग सफल हुआ। उसके साथ ही वैज्ञानिकों ने एक काउंटर वायरस नैनो मशीन भी बनाया ताकि पृथ्वी के खराब हो चुके पर्यावरण को वापस ठीक किया जा सके। अपनी नई शक्तियों के साथ जिन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन रक्षक बन गया, जो बचे हुए इंसानों को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन सब बेकार गया। वो बहुत लेट हो चुके थे और आखिर में बचे हुए सारे इंसान भी मारे गए। अब बचाने के लिए कोई नहीं बचा था, तो जिन की वैज्ञानिक दोस्त कागुरा को लगा कि जिन के जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। लेकिन जिन ऐसा नहीं सोचता था। उसे यकीन था कि भले ही वो आज लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन भविष्य में उसकी शक्तियां काम आएंगी। नैनो मशीन पर्यावरण से करप्टर्स के असर को साफ कर रही थी और जिन को उम्मीद थी कि पृथ्वी एक दिन फिर से रहने लायक हो जाएगी और वो उस दिन का इंतजार करने को तैयार था। इसीलिए कागुरा ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल में सुला दिया ताकि वो आने वाली सदियों तक जिंदा रह सके। जिन चैन से सो रहा था और राक्षस दुनिया में तबाही मचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, पर्यावरण बदलने लगा। वो भयानक राक्षस धीरे धीरे कमजोर होने लगे और नई प्रजातियां पनपने लगी। ये विकास 10 करोड़ सालों तक चलता रहा। तभी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि 3 नए तरह के ह्यूमनॉइड लोग एक भयानक राक्षस से जान बचाकर भाग रहे हैं। वो भागते हुए एक प्राचीन खंडहर में छुपने जाते हैं, लेकिन वो राक्षस भी उनके पीछे अंदर आ जाता है।
जब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो राक्षस का शिकार बनने ही वाले होते हैं, तभी उनमें से एक लड़की अपने गांव के रक्षक देवता से मदद की प्रार्थना करती है। चमत्कार से उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और हमारा हीरो जग जाता है, जो ठीक उनके पीछे उसी कैप्सूल में 10 करोड़ सालों से सो रहा था। जगते ही वो प्राचीन इंसान एक एनर्जी बीम छोड़ता है और राक्षस को वहीं ढेर कर देता है। वो तीनों घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, और मामला तब और अजीब हो जाता है जब वो देखते हैं कि एक बिना कपड़ों का आदमी उनके सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये बंदा अपने कपड़े ढूंढता है, जो कागुरा द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित बक्से में रखे थे। लैब का पुराना सिस्टम चालू करने के बाद उसे पता चलता है कि वो 10 करोड़ साल आगे आ गया है। इतने सालों बाद भी मशीनों का चलना एक चमत्कार था। नैनो मशीन वायरस ने अपना काम किया था और करप्टर्स को खत्म कर दिया था, जिससे ये लैब बची रही। उसे अपनी दोस्त कागुरा का छोड़ा हुआ एक मैसेज क्यूब मिलता है। फिर जब वो उन लोगों की तरफ मुड़ता है तो उसे याद आता है कि वो तो बिना कपड़ों के हैं और छोटे छोटे बच्चे उसे घूर रहे हैं। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और बिल्कुल वैसा ही डैशिंग लगने लगता है जैसा वो करोड़ों साल पहले लगता था। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों के साथ बाहर आता है। बाहर आते ही तेज धूप से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सामने का नजारा बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल उस तबाही वाली दुनिया से अलग जिसे वो पीछे छोड़कर सोया था। बच्चे जिद करते हैं कि उनके रक्षक देवता उनके साथ उनके गांव चले। वहीं जिन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस तरह की प्रजाति है। इंसानों को तो अब तक फॉसिल बन जाना चाहिए था। इन लोगों में जानवरों जैसी खूबियां थी, जो नैनो मशीन और करोड़ों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा लग रहा था। साथ ही वो लोग बिल्कुल वही भाषा बोल रहे थे जो करोड़ों साल पहले इंसान बोलते थे, जिसका मतलब था कि वे इंसानों के ही वंशज हैं। वो अपना नाम जिन शाडू बताता है और कहता है कि उसे सिर्फ जिन बुलाएं। बदले में बकरी के कानों वाली लड़की अपना नाम हकामा फिल बताती है। कोआला जैसे दिखने वाले लड़के का नाम दानपो है और बिल्ली जैसी लड़की का नाम शांडी है। हकामा जिनको खींचते हुए ले जाती है और कहती है कि उनका गांव पास ही है। वो अपने इस रक्षक देवता को गांव ले जाकर दुश्मनों से बचाना चाहती थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव पर पहले ही हमला हो चुका है और कई घरों में आग लगी है। शांडी घबराकर अपनी मां को ढूंढने भागती है। जिन देखता है कि गांव की दीवारें और घर सिर्फ लकड़ी के बने हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये सभ्यता तकनीक में काफी पीछे है। गांव के अंदर जाने पर जिन एक औरत को एक अजीब राक्षस से लड़ते देखता है। वो राक्षस बिल्कुल करोड़ों साल पहले वाले करप्टर्स जैसा ही लग रहा था और वो औरत उससे हार रही थी। यहां अजीब बात यह थी कि छोटी हकामा एक तरह का जादू जानती थी, जिससे उसका शरीर चमकने लगता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जिन आगे बढ़कर एक ही जोरदार किक से उस राक्षस को दूर फेंक देता है। वो जल्दी से उस घायल औरत को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है, जिससे हाकामा को मौका मिल जाता है और वो अपने जादू से एक छोटा सा फायरबॉल मारती है, जो राक्षस को पूरी तरह खत्म कर देता है। मरे हुए राक्षस को देखकर जिनको यकीन हो जाता है कि नैनो मशीन की वजह से इन राक्षसों की हील होने की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि एक आम लड़की नैनो मशीन का इस्तेमाल कैसे कर पा रही है, क्योंकि इतिहास में सिर्फ प्योर इंसान ही ऐसा कर सकते थे। वो उस औरत से पूछता है कि क्या इस युग में सबके पास ऐसा जादू है। औरत बताती है कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्हें डिवाइन पावर का आशीर्वाद मिला हो। उनके गांव में सिर्फ 4 लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जिन समझ जाता है कि ये लोग नैनो मशीन के इस्तेमाल को ही डिवाइन पावर कह रहे हैं। वो घायल औरत कोई और नहीं बल्कि हकामा की दादी होती है। वो बच्चों को देखकर खुश होती है, लेकिन चिंता भी जताती है कि वो इतने खतरनाक गांव में वापस क्यों आए, जबकि बाकी सब लोग सुरक्षित जगह पहुंच चुके हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा राक्षस था, बड़ा वाला अडल्ट राक्षस तो अभी भी इलाके में तबाही मचा रहा है। तभी एक आवाज आती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो उस बड़े राक्षस को अकेले ही मार देगा। ये नीले बालों वाला एक योद्धा था जिसका नाम सार्स था। उसके साथ हकामा के पिता भी थे और दोनों बाप बेटी खुशी से मिलते हैं। पिता पूछता है कि वो कहां गई थी। हकामा बताती है कि वो रक्षक देवता को बुलाने सील वाले दरवाजे के पास गई थी और जिन की तरफ इशारा करती है। दादी को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि जिन तो एक नीची प्रजाति का है, उसे रक्षक देवता मानना बेवकूफी है। शांडी बताने की कोशिश करती है कि जिन ने ही उन्हें बचाया था, लेकिन वो नीले बालों वाला घमंडी सार्स उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि जिन के कान आम इंसानों जैसे हैं और जानवरों वाली खासियत ना होने की वजह से वो नीची जाति का है।
सार्स जिन को धमकी देता है कि वो तुरंत गांव से निकल जाए क्योंकि उनके पास नीची जाति वालों के लिए जगह नहीं है। इसके बाद वो खुद अकेले ही उस बड़े राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ता है। दादी सार्स के इस बेवकूफी भरे फैसले से परेशान हो जाती हैं। फिर वो जिन की तरफ मुड़ती हैं। भले ही उन्हें जिन के देवता होने पर यकीन नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए वो उसे दिल से शुक्रिया कहती हैं। अंत में वो जिन से एक आखिरी मदद मांगती हैं कि वो बच्चों को सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचा दे। तब तक वो जाकर सार्स को उसके घमंड की वजह से जान गंवाने से रोकती है। जैसा कि उम्मीद थी, हमारा जिन उनकी बात मानने से साफ मना कर देता है। उन लोगों ने सीधे उसके आत्मसम्मान पर सवाल उठाया था और वो ऐसे ही खड़े रहकर उन्हें अपनी बेइज्जती नहीं करने देने वाला था। वो तय करता है कि वो उन्हें ये दिखाकर रहेगा कि वो कोई फालतू इंसान नहीं है और ना ही वो किसी नीची जाति का है। इसके बाद नजारा पास की एक झील की तरफ जाता है जहां वो भयानक और विशाल राक्षस मौजूद था। सार्स वहां पहुंच चुका होता है और बिना डरे लड़ने की पोजीशन ले लेता है। अपने भाले और शरीर को ज़्यूस जैसी बिजली से चार्ज करके वो बिजली की रफ्तार से उस जानवर की तरफ दौड़ता है। जवाबी हमले में वो घिनौना जानवर अपने ही बच्चों को हथियार की तरह सार्स पर फेंकता है, लेकिन सार्स के बिजली वाले भाले के सामने वो चिपचिपे लार्वा आसानी से कट जाते हैं। रास्ता साफ होते ही सार्स हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उस राक्षस के चेहरे पर एक जोरदार वार करता है। राक्षस दर्द से बुरी तरह चीखने लगता है, लेकिन हम सबको पता है कि यह इतना आसान नहीं होने वाला था। सार्स के होश तब उड़ जाते हैं जब राक्षस का वो गहरा घाव तुरंत भरने लगता है। यह देखकर वो नीले बालों वाला योद्धा सन्न रह जाता है और राक्षस उस पर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिससे बचने का उसके पास कोई समय नहीं था। लेकिन बिल्कुल सही समय पर जिन वहां आ जाता है और बड़ी आसानी से उस विशाल हमले को ऐसे रोक लेता है जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। सार्स जो अभी तक घमंड में चूर था, उसे असलियत का करारा झटका लगता है और अभी तो असली खेल शुरू ही हुआ था। राक्षस दोगुनी ताकत से दोबारा हमला करने के लिए पीछे उछलता है, लेकिन हमारा बंदा उसे वार करने का मौका ही नहीं देता। बस चुटकी बजाकर जिन राक्षस के शरीर के आर पार एक साफ छेद कर देता है। वो घमंडी सार्स सन्न होकर बस इस शानदार नजारे को देखता रह जाता है। थोड़ी ही देर में बाकी सब लोग भी भागते हुए पानी के किनारे पहुंच जाते हैं। उनकी सांसें अभी फूली हुई थी, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारा हीरो एक ही हाथ से उस विशाल राक्षस को रोके हुए है जो पूरी ताकत लगा रहा था, तो उनके जबड़े फिर से खुले के खुले रह जाते हैं। जिन अब इस लड़ाई से बोर होने लगता है। वो इसे जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। सार्स को कमर से पकड़ता है और उछलकर वहां से दूर हट जाता है। जब तक कैमरा पीछे हटता है, हम देखते हैं कि राक्षस जिन की एनर्जी से पूरी तरह छलनी हो चुका है। सार्स घबराते हुए बहस करता है कि ऐसे बड़े और शानदार हमलों का कोई फायदा नहीं अगर राक्षस खुद को बार बार हील कर सकता है। शुक्र है कि जिन ने पहले ही इस बात का ध्यान रखा था। यहीं पर नैनो मशीन काम आती हैं, जो राक्षस के सेल्स को हील होने से रोक देती हैं। सार्स ने जो घाव पहले दिया था वो भी काफी बड़ा था, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था कि राक्षस की हील होने की ताकत को रोक सके। अब तक सार्स का दिमाग काम करना लगभग बंद कर चुका था। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में ये नीची जाति वाला इंसान उनका रक्षक देवता हो सकता है। जिन मजाकिया अंदाज में तुरंत मना कर देता है कि वो कोई भगवान या देवता नहीं है। उसे बस इतना पता है कि उसके जिंदा रहने का इकलौता मकसद भविष्य के लोगों की रक्षा करना और सामने खड़े इन राक्षसों को मारना है। गुस्से में पागल होकर राक्षस गुर्राता है और अपनी विशाल पूंछ को पागलों की तरह घुमाता है ताकि वो इस फुर्तीले हीरो को कुचल सके जो पानी की तरह उसके हमलों से फिसल कर बच रहा था। जिन तुरंत एक जबरदस्त प्लान बनाता है और राक्षस को घने पीले बर्फ के क्रिस्टल्स में फंसाकर पूरी तरह से जमा देता है। राक्षस के चीथड़े उड़ाने के लिए एक फाइनल अटैक चार्ज करते हुए जिन पहली बार अपना सही से परिचय देता है। वो कहता है कि वो खुद एक राक्षस है जो इंसानों की ही दुखद बेवकूफी से पैदा हुआ है। वो एक ऐसी निशानी है जो 10 करोड़ साल की नींद के बाद भी जिंदा है। एक ऐसा हथियार जिसे पृथ्वी को इस खौफनाक खतरे से साफ करने के लिए बनाया गया था।
सार्स की तो ये सब समझने की हालत ही नहीं थी कि ये बंदा क्या बड़बड़ा रहा है। उसे बस इस बात से मतलब था कि क्या जिन अपनी इन बड़ी बड़ी बातों को सच साबित कर पाएगा। और जाहिर है जिन ऐसा कर सकता था। आखिर वो अनगिनत दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा और इंसानों के खूनी इतिहास से बना एक खतरनाक हथियार जो था, वो इस दुनिया में बचा पहला, आखिरी और इकलौता असली इंसान है। अपना परिचय खत्म करते ही जिन एक ऐसा अंधा कर देने वाला एनर्जी अटैक छोड़ता है जो तुरंत राक्षस को भस्म कर देता है। वो बीम इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो सीधे पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए अंतरिक्ष में निकल जाती है, जिससे उस राक्षस के दोबारा जिंदा होने का कोई चांस ही नहीं बचता। राक्षस के पूरी तरह खाक होने के बाद सार्स की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि उसका सारा घमंड टूटकर उसी के मुंह पर आ गिरा था। इस बीच इन सब से छुपकर झाड़ियों में से कोई हमारे हीरो पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा था। ये एक रहस्यमयी औरत थी जिसे असल में सिर्फ झील के पास आए इस नए हमलावर की जासूसी करने के लिए भेजा गया था। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसे एक बिल्कुल अलग ही तरह के राक्षस को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। उसे लगता है कि रॉयल कैपिटल के एलीट होली नाइट्स के बड़े बड़े अधिकारी भी अकेले इस विशाल खतरे से लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन इस अनजान नौजवान ने इसे बच्चों का खेल बना दिया। वो जासूस इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अपनी खुशी नहीं रोक पाती और वो सब कुछ जो उसने अभी देखा अपनी गिल्ड को बताने के लिए उतावली हो जाती है। उसी दिन बाद में जिन आखिर में अपने दोस्त कागुरा का वो 10 करोड़ साल पुराना होलोग्राम मैसेज सुनता है जो उसने पीछे छोड़ा था। उसका डिजिटल दोस्त अपनी बात ये कहते हुए शुरू करता है कि जब तक जिन ये मैसेज देखेगा तब तक करोड़ों साल बीत चुके होंगे। इतने लंबे समय की वजह से कागुरा बहुत उत्सुकता से सोचता है कि भविष्य की पृथ्वी कैसी दिखती होगी और क्या पृथ्वी का पर्यावरण सच में ठीक हुआ है या नहीं। मैसेज में वो तुरंत एक बुरी खबर देता है, दुष्ट करप्टर्स कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, फिर चाहे दुनिया खुद को कितना भी ठीक क्यों ना कर ले। और सच कहे तो ये बात अब पूरी तरह साफ थी, क्योंकि जिन ने अभी अभी एक करप्टर से लड़ाई खत्म की थी। कागुरा बताता है कि जब जिन गहरी नींद में था तो वो भी दुनिया भर में हो रहे धीरे धीरे बदलावों को देखने के लिए बीच बीच में कोल्ड स्लीप में जाता रहता था। पर्यावरण के सुधरने की वजह से करप्टर्स की कुल गिनती लगातार कम हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे इकोसिस्टम बदला, करप्टर्स ने भी उसी के साथ साथ खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। कागुरा का मैसेज आगे चलता है। वो बताता है कि पर्यावरण सुधरने के कारण करप्टर्स की गिनती कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण बदला, करप्टर्स ने भी उसी के साथ खुद को इवॉल्व कर लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि दुनिया कभी भी इन राक्षसों से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकेगी। इससे निपटने के लिए कागुरा बताता है कि उसने नई पनपने वाली प्रजातियों के डीएनए में जानबूझकर बदलाव किए हैं, ताकि वो सिर्फ इन राक्षसों का शिकार न बने बल्कि उनसे डटकर लड़ सके। इसके अलावा कागुरा बताता है कि उसने हमारे हीरो के लिए एक बहुत बड़ा और तगड़ा पावर अप छोड़ा है। जी हां, वो चमकते हरे रंग के लिक्विड वाला इंजेक्शन जिनको सीधे अपनी नसों में लगाना था। जैसे ही जिन वो इंजेक्शन लगाता है, उसका शरीर जादुई एनर्जी से चमकने लगता है। इस सीरम की वजह से जिन का शरीर नैनो मशीन के साथ 100% सेट हो जाता है। अब वो नैनो मशीन की मदद से किसी भी असली चीज को अपने आप बना सकता था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ये अपग्रेड सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके पुराने दोस्त ने बताया कि उसने ऐसे ही और भी पावर अप पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर छुपाए हैं। उसने जानबूझकर सबको एक जगह नहीं रखा, ताकि अगर कभी करप्टर्स किसी लैब पर हमला करके उसे नष्ट करें तो सब कुछ एक साथ खत्म ना हो जाए। साथ ही इसी बहाने जिनको पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी और वो इस नई खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएगा। कागुरा कहता है कि उसे नहीं पता कि भविष्य में करप्टर्स कैसा खतरा बनेंगे, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि भविष्य उनके उस तबाही वाले दौर से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जैसे जैसे मैसेज आगे बढ़ता है, वो होलोग्राम दिखाता है कि बेचारा वैज्ञानिक समय के साथ कितना बूढ़ा हो गया था। ये एक भावुक पल था, क्योंकि कागुरा दिल से दुखी था कि वो खुद कभी इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाएगा। भविष्य की जिम्मेदारी जिनको सौंपकर ये मैसेज खत्म हो जाता है। तभी
तभी सही वक्त पर हाकामा और कोआला वाला लड़का वहां आ जाते हैं जो अपने रक्षक देवता को ढूंढ रहे थे। वो उसे वापस गांव ले जाने आए थे क्योंकि पूरा गांव बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वापस जाते समय जिन की तेज नजर हाकामा के गले में लटक रहे एक पेंडेंट पर पड़ती है जो असल में उसी रिसर्च लैब की चाबी थी। जिन उत्सुकता से पूछता है कि उसे ये चाबी कहां से मिली। हाकामा बताती है कि बहुत पहले एक महान इंसान ने उसके पूर्वजों से कहा था कि इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं। ऐसी मान्यता थी कि जब भी गांव पर कोई बड़ा खतरा आएगा तो यह चाबी रक्षक देवता को उनकी रक्षा के लिए बुला लेगी। यह सुनकर जिन भावुक हो जाता है। उसे बहुत खुशी थी कि उसके दोस्त कागुरा ने उसके लिए इतनी दूर की सोची और सारी चीजें सेट की। वो अपने दोस्त का बहुत एहसानमंद महसूस करता है। गांव के बीचों बीच पहुंचकर वो देखते हैं कि एक बड़ी पार्टी चल रही है। सब खा पी रहे होते हैं। बच्चे अपने रक्षक देवता को सबके सामने लाते हैं, लेकिन गांव के बड़े लोग एक नीची जाति वाले इंसान को देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। उनकी छोटी सोच के हिसाब से किसी आम इंसान का रक्षक देवता होना नामुमकिन था। वो लोग हमारे हीरो की ताकत पर शक कर ही रहे थे कि तभी सार्स अचानक खड़ा हो जाता है और उन लोगों पर बुरी तरह भड़क जाता है जो उनके रक्षक पर उंगली उठा रहे थे। वो यहां तक कि उन लोगों को जोरदार मुक्के भी जड़ देता है। आखिर ये वही डरपोक लोग थे जो खतरा देखते ही दुम दबाकर सबसे पहले भागे थे। ये सब देखकर हाकामा और दानपो को सार्स का दोगलापन साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले सार्स ही वो इंसान था जिसने जिन का मजाक उड़ाया था और उसकी ताकत पर शक किया था। तभी गांव की दादी आगे आती हैं और जिन से बात करती हैं। वो एहसानमंद होकर पूरे गांव की तरफ से जिन का दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। असलियत तो ये थी कि अगर जिन सही वक्त पर नहीं आता तो आज उनमें से कोई जिंदा नहीं होता और गांव राख बन चुका होता। हमेशा की तरह हमारा हीरो इस तारीफ को यह कहकर टाल देता है कि ये तो बस उसका काम था, लेकिन उसे पता था कि ये लोग बिना कुछ दिए उसे जाने नहीं देंगे। इसलिए वो सोने चांदी के बजाय सबसे कीमती चीज मांगता है, जानकारी। जिन को इस दुनिया के मौजूदा हालात के बारे में सब कुछ जानना था, लेकिन दुर्भाग्य से गांव वालों को बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। सवालों के जवाब के लिए दादी उसे कोसिया की शाही राजधानी जाने की सलाह देती है, जहां राजा रहता है। वहां हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए वो जानकारी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। उन्होंने बताया कि उनके कोडामा गांव के व्यापारी भी वहां अपनी खास लकड़ी और रेशम से बनी चीजें बेचने अक्सर जाते हैं। राजधानी का रास्ता काफी लंबा और खतरनाक था, लेकिन दादी को पता था कि जिन कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। वो हाकामा को जिन की ऑफिशियल गाइड बना देती है, क्योंकि हाकामा को वैसे भी राजधानी जाना ही था। हाकामा उन गिने चुने लोगों में से थी जो डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर सकती थी और वो वहां की मशहूर मैजिक एकेडमी में दाखिला लेना चाहती थी। जिन ये जानकर हैरान था कि इस युग में भी स्कूल कॉलेज जैसी चीजें मौजूद है। तभी अचानक साफ हो जाता है कि हमारे हीरो का एक बहुत बड़ा और लाउड फैन बन चुका है। सार्स पूरे जोश में उछलकर कहता है कि वो इस सफर में रक्षक देवता का बॉडीगार्ड बनकर साथ जाएगा, लेकिन दादी तुरंत उसकी बोलती बंद कर देती हैं और याद दिलाती हैं कि उसका राजधानी जाने का कोई काम नहीं है। सार्स जोर से डींगे हाँकता है कि उसे एलीट होली नाइट ऑर्डर में शामिल होना है, लेकिन दादी जानती थी कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि सार्स तो बेसिक एकेडमी के एग्जाम में भी पास नहीं हो पाया था, तो होली नाइट्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। जिन ये सुनकर हैरान होता है, क्योंकि सार्स के पास डिवाइन पावर थी तो उसे लगा कि वो आसानी से पास हो गया होगा। तब हाकामा बताती है कि बेवकूफों को बाहर निकालने के लिए एक लिखित परीक्षा होती है और बेचारा सार्स अपनी भयंकर बेवकूफी की वजह से ही फेल हो गया था। मजाक से हटकर जिनको होली नाइट्स के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगती है। इसके बाद नजारा गांव से हटकर एक भारी कवच पहने होली नाइट पर जाता है। वो ये जानकर सन्न रह जाता है कि कोडामा गांव में तबाही मचाने वाला विशाल राक्षस मारा जा चुका है। ये खबर वही जासूस लड़की दे रही थी जो झाड़ियों में छुपकर पूरी लड़ाई देख रही थी। नाइट उससे दोबारा कंफर्म करने को कहता है और लड़की पूरे विश्वास के साथ अपनी बात पर अड़ी रहती है। होली नाइट को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक उसे
लगता था कि उनके एलीट नाइट्स के अलावा कोई भी इतने खतरनाक राक्षस को अकेले नहीं मार सकता। तभी बात करते करते एक करप्टर अचानक जासूस लड़की की पीठ पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन वो नाइट बिजली की फुर्ती से अपनी तलवार निकालता है और राक्षस को एक झटके में 2 टुकड़ों में काट देता है। राजधानी वापस लौटने के बजाय वो नाइट एक फैसला करता है। वो खुद उस अनजान और रहस्यमय इंसान को ढूंढकर उससे मिलना चाहता था जिसने इतने विशाल राक्षस को इतनी आसानी से मार दिया था। अगली सुबह जिन उठता है तो एक खूबसूरत सुबह और ताजी हवा का मजा लेता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा नजारा देख पा रहा है। उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसका दोस्त कागुरा ये सब नहीं देख सकता। गांव का एक बच्चा जिन को उसके कपड़े लाकर देता है और पहनने को कहता है। अगले सीन में हमारा हीरो गांव से निकलने के लिए तैयार है। हाकामा की दादी उसे एक अच्छी गाइड बनने की हिदायत दे रही हैं। वहीं सर्स इस बात से चिढ़ा हुआ है कि वो जिन का गाइड नहीं बन पाया। जिन खास तौर पर सर्स की तरफ ध्यान देता है और उसकी फुर्ती की तारीफ करते हुए कहता है कि वो राजधानी में उसके आने का इंतजार करेगा। ये सुनते ही सर्स किसी फैन गर्ल की तरफ खुशी से उछलने लगता है और उन्हें सफर के लिए शुभकामनाएं देता है। हाकामा को भी सुरक्षित रहने को कहा जाता है और इसी के साथ उन दोनों का सफर शुरू हो जाता है। वो दोनों खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाकामा उसे आसपास की जगहें दिखाती है। कैंप लगाने के बाद जिन पूछता है कि राजधानी और कितनी दूर है। पता चलता है कि अभी 4 दिन का पैदल रास्ता और है, जो जिन के अंदाजे से कम था। हाकामा उत्सुकता से पूछती है कि वो पूरी दुनिया क्यों घूमना चाहता है। जिन मुस्कुराकर बात टालते हुए कह देता है कि ये एक राज है। असल में जिन अंदर ही अंदर समझ चुका था कि कागुरा की बात के हिसाब से करप्टर्स अभी भी जिंदा है और उसने खुद भी कुछ करप्टर्स देखे थे। ये राक्षस सिर्फ प्रदूषित और तबाह हो चुकी जगह पर ही तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल साफ थी। इसका मतलब था कि कोई या कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे से ये सब कर रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन को इतने गंभीर सोच में डूबा देखकर हाकामा डर जाती है तो जिन उसे सॉरी बोलता है। जिन को एक बात समझ आ गई थी कि इस युग में करप्टर्स का पूरा कब्जा नहीं है। जिंदा रहने के साफ सबूत हर तरफ थे। उसका पहला लक्ष्य इस युग के इंसानों के बारे में जानना था और उसके बाद वो करप्टर से निपटेगा। राक्षसों पर रिसर्च तो वो कभी भी फुर्सत में कर सकता है। इन सब के अलावा भाई अपना तुरंत बदलाव चाहता था, इसलिए वो हाकामा से कहता है कि वो उसे रक्षक देवता बुलाना बंद करे। वो उसे बहुत ज्यादा सम्मान दे रही थी, इसलिए जिन कहता है कि वो उसे सिर्फ जिन बुलाए। तभी घोड़ों के दौड़ने की आवाज से उनका ध्यान टूटता है। एक होली नाइट अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और उन्हें रुकने को कहता है। यह आदमी बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, लेकिन जिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे उसकी पहचान पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो होली नाइट ऑर्डर के 7वें डिवीजन का कैप्टन आर्गस ऑल्टन है। होली नाइट की बात जिन के लिए नई थी। वो सोचता है कि क्या ये वही दिलचस्प लोग हैं जिनके बारे में गांव वालों ने बताया था। आर्गस की टीम में एक अड़ियल सी नाइट होती है जिसका नाम करीना है। वो भड़क जाती है कि ये आम लोग उसके कैप्टन के सामने खड़े क्यों नहीं हो रहे। वो आर्गस से कहती है कि यही दोनों पक्का अपराधी होंगे, लेकिन आर्गस उसे शांत रहने को कहता है। करीना पीछे बड़बड़ाती रहती है, जबकि आर्गस इस बार जिन से इज्जत से बात करता है। जिन करीना की बातों के बारे में पूछता है, लेकिन आर्गस बात को टालते हुए कहता है कि वो बस बदतमीजी कर रही थी। फिर आर्गस टॉपिक बदलता है और जिन से पूछता है कि वो कौन है, कहां से आया है और कहां जा रहा है। हाकामा बताती है कि वो कोडामा गांव से हैं और राजधानी जा रहे हैं। करीना को फिर से अपनी बकवास करने का मौका मिल जाता है और वो बड़े घमंड से कहती है कि ये नीची जाति वाले लोग हैं। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज खोल दिया हो। दूसरी तरफ जिन ये सुनकर बहुत इंप्रेस होता है कि इस दुनिया में बर्थ रिकॉर्ड जैसी चीजें भी हैं, लेकिन आर्गस फिर से करीना को फालतू बातें करने से रोकता है। असल में आर्गस पहचान गया था कि हाकामा ने कोडामा गांव के खास कपड़े पहने हैं जिनकी राजधानी में बहुत इज्जत है। गांव के बच्चे ऐसे महंगे कपड़े नहीं पहनते, जिससे साबित होता था कि हाकामा सच बोल रही है और करीना फिर से बेवकूफ साबित हो जाती है। भले ही आर्गस को हाकामा पर यकीन था, लेकिन वो अपनी तलवार निकालकर सीधे जिन की तरफ तान देता है और कहता है कि ये आदमी बाकी सबसे अलग है।
पहली बात, उसने जिन के पहने हुए कपड़े पहले कभी नहीं देखे थे। आर्गस बताता है कि कोडामा गांव और राजधानी के रास्ते में बहुत से डाकू घूम रहे हैं। उसे शक था कि जिन कोई डाकू है जो बच्चों की तस्करी कर रहा है और हाकामा भी उसके साथ मिली हुई है। हाकामा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। बिना कुछ सोचे समझे हाकामा जिन को बचाने के लिए एक जादुई अटैक तैयार करती है, लेकिन आर्गस चारों तरफ से जादुई तलवारें निकालकर उसे तुरंत घेर लेता है। होली नाइट उसकी डिवाइन पावर की तारीफ करता है। वहीं हमारा हीरो एक होली नाइट की ताकत देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो समझ जाता है कि आर्गस सच में ताकतवर है। अब चूंकि आर्गस पूरी तरह से कंट्रोल में था, वो जिन से सख्ती से पूछता है कि वो कहां से आया है। उसका जवाब ही तय करेगा कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। ये सुनते ही जिन उसे ऐसे घूरता है जैसे उसकी जान ही ले लेगा। वहां का माहौल एकदम खतरनाक हो जाता है, लेकिन फिर जिन खुद को शांत करता है और सिर्फ इतना कहता है कि वो कोडामा गांव से ही आया है। करीना तुरंत उछलकर उसे झूठा कहने लगती है, लेकिन आर्गस बड़ी हैरानी से उसकी बात मान लेता है और अपना हथियार नीचे कर लेता है। यह बहुत अजीब था, क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही वो जान से मारने की धमकियां दे रहा था। होली नाइट समझ गया था कि जिन झूठ नहीं बोल रहा है। तभी हाकामा पूरे गर्व से बताती है कि जिन उनके गांव का रक्षक देवता है। रक्षक देवता की बात सुनकर आर्गस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इसे गंभीरता से नहीं लेता और जाने के लिए मुड़ जाता है। वो अपने घोड़े पर बैठता है और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। असल में आर्गस ये सब सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए कर रहा था। कैप्टन को पता था कि वो लोग राजधानी में फिर मिलेंगे। वो उन्हें ऑफर भी देता है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो राजधानी में उसे ढूंढ सकते हैं। ये कहकर वो जल्दी से वहां से निकल जाता है, जिससे करीना बहुत चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। यहां तक कि जिन भी करीना के इस ड्रामे वाले बर्ताव को देखकर कंफ्यूज था। अगले सीन में हम आर्गस की टीम को वापस जाते हुए देखते हैं। करीना अभी भी बिना बात के भड़की हुई थी कि जिन संदिग्ध था और उन्हें उस नीची जाति वाले इंसान को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था। नीची जाति शब्द सुनकर आर्गस उसे ताना मारते हुए कहता है कि करीना को पता ही नहीं है कि असली नीची जाति कौन है। उसकी साथी रिया भी आर्गस की बात से सहमत होती है, जिसे सुनकर करीना हैरान रह जाती है। रिया जोर देकर बताती है कि उन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। आर्गस खुलासा करता है कि उसने जिन पर हमला करने के लिए 3 बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि जिन जिसके हाथ उसकी जेब में थे, वो आर्गस के हमला करने से पहले ही पलटवार कर देता। मतलब भाई अपना हीरो तो अलग ही लेवल पर है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आर्गस ने अपनी डिवाइन पावर इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन जिन के सामने उसकी पावर एक्टिवेट ही नहीं हुई, जिससे करीना डर जाती है। जो जादू आर्गस ने हाकामा पर आसानी से चला दिया था, वो जिन पर काम ही नहीं किया। रिया ने भी यही कोशिश की थी और वो भी नाकाम रही। इसका सीधा मतलब था कि उनकी ताकत और जिन जैसे राक्षस की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। आर्गस के हिसाब से ऐसा सिर्फ नाइट ऑर्डर का सुप्रीम कमांडर ही कर सकता है। रिया और आर्गस मुस्कुराते हैं। उस बेवकूफ लड़की को अंदाजा ही नहीं था कि वो लोग जिन के सामने कितने कमजोर थे। आर्गस कहता है कि वो अभी एक ऐसे राक्षस से मिले हैं जो सबसे अलग है, और अगर करीना से कोई गलती हुई भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी नई है। कोडामा गांव के राक्षस को मारने वाले इंसान के बारे में आर्गस को शक हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन ही है। करीना को ये खतरनाक लगता है, लेकिन उसका कैप्टन समझदार है। वो मानता है कि किसी ऐसे इंसान पर हमला करना बेवकूफी है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। उसे यह भी लगता है कि जिन बहुत शांत स्वभाव का है। फिलहाल के लिए उनका लक्ष्य सिर्फ राजधानी लौटना था, क्योंकि अब वहां उनकी कोई जरूरत नहीं थी। आर्गस और उसकी टीम जाने से पहले आखिरी बात यह तय करते हैं कि वो अपनी गिल्ड को इन डाकुओं के बारे में जानकारी देंगे। जाते जाते आर्गस के दिमाग में बस कोडामा गांव का वो रक्षक देवता ही घूम रहा था। वो सोचता है कि काश वो इंसान उनका साथी बन पाता तो उनके देश की बहुत सी बड़ी बड़ी मुश्किलें चुटकियों में सुलझ जाती।
अगले सीन में हमारा हीरो जिन और हकामा फिर से सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिन कहता है कि कल उन्हें सच में कुछ बहुत दिलचस्प लोग मिले थे। वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या सारे होली नाइट्स उतने ही ताकतवर होते हैं जितना वो आर्गस था। हकामा बताती है कि आर्गस कोई आम नाइट नहीं था, वो बहुत खास है। नाइट ऑर्डर में भी जो सबसे बेहतरीन होते हैं सिर्फ उन्हें ही होली नाइट का खिताब मिलता है और वो लीडर बनते हैं। आर्गस उन सब में भी सबसे ऊपर आता है। हकामा हाथों से इशारा करके बताती है कि कल आर्गस ने कितनी तेजी से अपनी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल किया था। यह स्पिरिट आर्ट शब्द जिनके लिए बिल्कुल नया था। तब उसे पता चलता है कि इस नए युग में स्पिरिट्स की ताकत उधार लेने को ही डिवाइन पावर कहा जाता है और इस ताकत को इस्तेमाल करने की तकनीक को स्पिरिट आर्ट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो कागुरा और जिन की नैनो मशीनों को ये लोग समझ नहीं पा रहे थे और उसे ही स्पिरिट्स या जादू मान रहे थे। जिन समझ जाता है कि उसकी शक्तियां इन लोगों के लिए किसी फैंटेसी जादू जैसी होंगी, लेकिन इन सब के बीच जिन को करीना का वो गुस्सा याद आता है जब उसने उन्हें नीची जाति कहा था। जिन इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि इस युग में कई अलग अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कीड़ों या मछलियों जैसे दिखते हैं और हाकामा की दादी के मुताबिक कुछ प्रजातियां तो पानी में या सिर्फ कुछ खास इलाकों में ही रह सकती हैं। समय के साथ जानवरों और इंसानों ने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालने के लिए इवॉल्व कर लिया था। ये बात जिनको बहुत हैरान करती है। वो तुरंत समझ जाता है कि 10 करोड़ साल पहले बचे हुए कुछ इंसानों की वजह से ही ये इवोल्यूशन शुरू हुआ होगा। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। इसके बजाय वो ये समझ जाता है कि जिन लोगों ने समय के साथ खुद को नहीं बदला और इवॉल्व नहीं हुए, उन्हें इस दुनिया में नीची जाति का ठप्पा दे दिया गया और उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। क्योंकि वो खुद को बदल नहीं पाए, इसलिए उन्हें कमजोर और सबसे नीचा माना जाता है। समाज उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है और यहां तक कि उन्हें गुलाम बनाकर बेचा जाता है। इस युग में गुलामी का वजूद होना हमारे हीरो को बहुत परेशान करता है, लेकिन हाकामा अपनी बात पर डटी रहती है। वो बड़ी मासूमियत और दृढ़ता से कहती है कि उनमें और इन नीची जाति वाले लोगों में कोई खास फर्क नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि लोग दूसरों के साथ सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव क्यों करते हैं क्योंकि वो उनसे अलग दिखते हैं। हाकामा के हिसाब से हर इंसान अपने आप में थोड़ा अजीब ही होता है। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से इतनी गहरी बातें सुनकर जिन उसकी सोच से बहुत इंप्रेस होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने अचानक से एक लड़का आकर गिरता है। वो बुरी तरह घायल और पीटा हुआ लग रहा था। वो लड़का सड़क पर गिरकर उनसे मदद की भीख मांगता है। जैसे ही हाकामा उसकी मदद करने दौड़ती है, जिन उस लड़के को गौर से देखता है। उसे एहसास होता है कि इस लड़के के पास जानवरों वाले कोई कान या लक्षण नहीं है, मतलब ये एक आम इंसान है। लड़के के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक चोट के गहरे निशान थे। ये चोटें किसी आम हादसे की नहीं लग रही थी। हाकामा पूरी कोशिश करके उस लड़के को उठाने लगती है, जबकि जिन उसे हील करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करता है। लेकिन एहसानमंद होने के बजाय वो लड़का अचानक अपना नाटक बंद कर देता है और एक चाकू निकालकर सीधा हाकामा की गर्दन पर रख देता है। वो जिन को धमकी देता है कि अगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तो वो हाकामा को मार देगा। यह सिचुएशन जिन की सोच से बिल्कुल अलग निकली। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह शुरू से ही एक जाल था। वो तुरंत आसपास स्कैन करता है कि और कौन छुपा है। तभी हवा में से अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वो अपनी टीम की पुअर नाम की लड़की, जो पहले घायल लड़के का नाटक कर रही थी, की तारीफ करता है कि उसने एकदम सही काम किया। यह हवा में गायब होने की शक्ति स्टेल्थ कैमोफ्लाज कहलाती है। यह भी नैनो मशीन की वजह से ही काम करती है, जो आसपास के नजारों को सोख कर एक इनविजिबल चोगा बना देती है। इसकी एक ही कमजोरी है कि हिलने डुलने पर यह गायब होने की शक्ति काम करना बंद कर देती है।
लेकिन इन गुंडों ने इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया था। गुंडों का कैप्टन जिन की बेइज्जती करता है उसे नीची जाति का कहता है और उसके अच्छे कपड़ों का मजाक उड़ाता है। वो भी आर्गस की तरह पूछता है कि जिन कहां से आया है, लेकिन अपना हीरो एकदम पत्थर की तरह शांत खड़ा रहता है और कोई जवाब नहीं देता। हकामा डर के मारे उसे आवाज लगाती है, जबकि कैप्टन धमकी देता है कि अगर जिन थोड़ा भी हिला तो वो लड़की को मार देगा। हकामा फिर से खुद ही कुछ करने की सोचती है और अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन जिन तुरंत उस पर जोर से चिल्लाता है और उसे रुकने को कहता है। वो नहीं चाहता था कि हकामा इंसानों पर अपनी पावर का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता था। बेचारी बच्ची को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर ये डाकुओं का कैप्टन मजे ले रहा था। उसे समझ आ जाता है कि इस लड़की के पास डिवाइन पावर है। वो जिन से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिन तो मजे लेने के मूड में था, इसलिए वो एक रहस्यमयी इंसान की तरह बर्ताव करता है। गुस्से में आकर एक गुंडा जिन को लात मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि अपनी औकात में रहे। कैप्टन अपने ही आदमी को डांटता है कि वो उनके सामान यानी जिन और हकाम को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी उन्हें इन दोनों की कोई अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिन के पास कोई डिवाइन पावर हो सकती है, क्योंकि वो दिखने में तो सिर्फ एक नीची जाति का कमजोर इंसान लग रहा था। उसी वक्त हकामा को एहसास होने लगता है कि ये वही डाकू और गुलामों के व्यापारी हैं जिनके बारे में आर्गस ने उन्हें चेतावनी दी थी। डाकुओं का लीडर पहले लड़की को काबू करने के लिए अपना एक जादू चलाता है और हकामा डर के मारे कांपने लगती है कि अब उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। अगले सीन में बड़ा मजेदार नजारा होता है। जिन हकामा को जगाता है जो नींद में थी। भाई के शरीर पर कोई शर्ट नहीं थी, क्योंकि उन बेवकूफ डाकुओं ने उसके सारे शानदार कपड़े चुरा लिए थे और उसे सिर्फ अंडरवेयर में छोड़ दिया था। हकामा ठीक लग रही थी, लेकिन वो बहुत उत्सुकता से पूछती है कि वो लोग आखिर हैं कहां। वो जगह किसी जेल या कैदखाने जैसी लग रही थी, जहां बाकी गुलामों को रखा गया था। जिन समझाता है कि यह डाकुओं का अड्डा है और उन लोगों की तरफ इशारा करता है जिन्हें उनसे पहले पकड़ा गया था। उन सभी गुलामों की हालत बहुत खराब थी और उनमें से ज्यादातर नीची जाति के थे। यह एक बहुत ही डरावना और दुखद नजारा था, लेकिन मजेदार बात यह थी कि हकामा का ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि यह बंदा बिना कपड़ों के इतनी शान से कैसे खड़ा है। जिन बताता है कि अजीब दिखने की वजह से उन्होंने उसके सारे कपड़े ले लिए, लेकिन हकामा हैरान थी कि बिना कपड़ों के भी इस इंसान का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लुक जिनको सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है। खैर, इन सब से अलग हकामा सबसे ज्यादा इस बात से हैरान थी कि जिन ने उसी वक्त लड़ाई क्यों नहीं की। अपनी भगवान जैसी शक्तियों से वो उन सबको एक ही झटके में खत्म कर सकता था। इससे पहले कि जिन जवाब दे पाता, पुअर, वो नीले बालों वाली लड़की जिसने नाटक किया था, उनके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आती है। उन्हें जगा हुआ देखकर वो उन्हें खाना देती है। हकामा उस पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन पुअर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उससे नफरत करते हैं या नहीं, क्योंकि उसने कभी माफी की उम्मीद की ही नहीं थी। हकामा चिड़ी हुई थी, लेकिन जिन अचानक पुअर को दयालु कहकर उसे चौंका देता है। यह सुनकर वो लड़की सन्न रह जाती है। जिन बड़ी गहरी बात कहता है, बुरे लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनसे नफरत करता है या वो माफी के लायक है भी या नहीं। सच्चाई ये है कि तुम इन बातों के बारे में सोच रही हो, यही साबित करता है कि तुम अंदर से दयालु हो। खैर, अपना अंडरवियर वाला हीरो अब योगा और ज्ञान की बातें बंद करके सीधे काम पर आता है। वो लोहे की सलाखों को पकड़ता है और अपनी ताकत से उन्हें ऐसे मोड़ देता है जैसे वो कोई रबर हो, और अपने बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। ये देखकर पुअर के तो होश ही उड़ जाते हैं। असल में जिन इतनी देर से जानबूझकर उसी का इंतजार कर रहा था ताकि उससे अकेले में बात कर सके। नीले बालों वाली लड़की कंफ्यूज थी, लेकिन जिन पहले ही समझ चुका था कि उसे ब्लैकमेल करके यह काम करवाया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई अपना यहां इन लोगों की कैद में है। पुअर घबरा जाती है कि इस आदमी का अंदाजा इतना सटीक कैसे है। जिन आगे बढ़कर उसके घावों को हील करता है और बताता है कि वो उसके नाटक में सिर्फ इसलिए फंसा क्योंकि उसे पता था कि लड़की के शरीर पर लगे घाव बिल्कुल असली थे। कोई भी क्रिमिनल अपने ही साथियों को इतनी बुरी तरह मार मार कर अधमरा नहीं करता। इसी बात से जिन तुरंत समझ गया था कि पुअर को मजबूर किया जा रहा है।
जिन की बातें सुनकर पुअर को बहुत गिल्ट होता है और वो रोते हुए सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि उसके छोटे भाई को इन घटिया डाकुओं ने पकड़ रखा है। वो उसे हमेशा धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसके भाई को देश के बाहर बेच देंगे और वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। पुअर फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि इन दरिंदों ने उसके माँ बाप को भी मार डाला था। अब उसका भाई ही उसकी इकलौती दुनिया है। नरकी की ये दर्द बड़ी कहानी सुनकर हमारा हीरो भड़क उठता है, जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब जाकर हाकामा को समझ आता है कि जिन ने जानबूझकर खुद को बंदी क्यों बनने दिया था। उसका मकसद शुरू से ही इन सारे बेकसूर लोगों को बचाना था, जिनको पता था कि ये विलन बहुत ढीठ और परेशान करने वाले होते हैं। अगर इनमें से एक भी बचकर भाग गया तो वो बाद में फिर से अपनी ताकत बढ़ाकर तबाही मचाएंगे। सीधी सी बात है भाई, इन सारे कॉकरोचों को एक साथ कुचलना चाहता था और इसकी शुरुआत वो वहां खड़े एक डाकू को जोरदार लात मारकर करता है। रास्ता अब खुल चुका था और अपना हीरो इन घटिया लोगों के चिथड़े उड़ाने के लिए निकल पड़ता है। जिन विलन्स की मानसिकता को किसी से भी बेहतर समझता है और इसका कारण हमें 10 करोड़ साल पीछे के एक फ्लैशबैक में देखने को मिलता है, जब इंसानों की तकनीक अपने चरम पर थी। उस वक्त जब जिन एक बच्चा था तो वो बहुत पीटा गया था और उसके पास कुछ नहीं था। शुरुआत में वो दुनिया में इंसाफ को बहुत मानता था, लेकिन फिर उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आई। जिस दुनिया को इंसाफ की जरूरत होती है वो दुनिया पहले से ही बुरे लोगों से खचाखच भरी होती है। ऐसे लोग जो उसका शिकार करना चाहते थे। एक आम जिंदगी जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस माहौल में बड़ा हुआ वहां उसने कभी वो शांति महसूस ही नहीं की जो वो चाहता था। इसलिए जब बात उन लोगों पर आई जो उसे परेशान करते थे तो जिन ने अपनी बेहिसाब ताकत से उन्हें सचमुच कुचल दिया। उसने सालों तक उनकी हड्डियां तोड़ी और उन्हें तबाह किया। वो जहां भी जाता बुरे लोगों को मार गिराता था। वो लगातार उन लोगों को कुचलता रहा जो दुनिया की शांति भंग करते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने आकर उससे कहा कि शायद जिन किसी गलत दुनिया में पैदा हो गया है, और ये सोच हमें वापस वर्तमान में ले आती है। अपना हीरो एक शेर की तरह सीना ताने उन बेवकूफों का सामना करने जा रहा था। वो पहले ही लाशों के ढेर बिछा चुका था और अब वो सिर्फ अपना किल काउंट बढ़ाना चाहता था। वो किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और सामने खड़े गुंडों की तरफ उनके ही एक आदमी को उठाकर फेंक देता है। जैसे ही दूसरा गुंडा उसे पकड़ता है, अपना हीरो बिजली की रफ्तार से एक किक मारता है और दूसरे का भी काम तमाम कर देता है। उनका तीसरा साथी ये देखकर खौफ से कांपने लगता है, क्योंकि जिन ने उसके साथी को इतनी जोर से लात मारी थी कि वो दीवार में घुस गया था और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। जिन इस वक्त किसी ऐसे खौफनाक राक्षस जैसा लग रहा था जो रुकना नहीं जानता। डर के मारे वो गुंडा भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसकी दर्दनाक चीखें नीचे कैद गुलामों तक पहुंचती हैं। पुअर समझ जाती है कि ये चीखें डाकुओं की ही हैं। वो सच में हैरान थी कि आखिर ये जिन है कौन। हाकामा बड़े आराम से बता देती है कि ये इंसान एक चलता फिरता भगवान है और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगा। फिलहाल उन्हें जिन के कहे अनुसार बाहर निकलने पर ध्यान देना चाहिए। पुअर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी जान बचने वाली है। डाकुओं का लीडर कोई ऐरा गैरा नहीं था। उसके पास बहुत ही ताकतवर डिवाइन मैजिक था। सीधे सीधे लड़ाई में किसी के लिए भी उसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब पुअर ये सब फालतू की बातें सोच रही थी, तब तक हमारा हीरो उस घमंडी बॉस को अपने घुटनों पर ला चुका था। वो बॉस कांपते हुए जिन से भीख मांग रहा था और रुकने को कह रहा था। वो उसे ढेर सारा पैसा और यहां तक कि गुलाम भी ऑफर करता है। वैसे पुअर का भाई उसी कमरे में था। गुलामों का ऑफर सुनकर जिनको बहुत घिन आती है, वो बॉस के सामने ही एक और डाकू को मार देता है। डाकुओं का लीडर बौखला जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसका कोई भी स्पिरिट मैजिक इस इंसान की बेहिसाब ताकत के सामने काम ही नहीं कर रहा था। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि इस आदमी को इतनी ताकत मिली कहां से। मजे की बात तो यह है कि हमारा हीरो इस जोकर को कच्चा विलन कहता है, क्योंकि जो असली विलन होते हैं उनमें कम से कम तब भागने की हिम्मत तो होती है जब उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला उनसे ज्यादा ताकतवर है।
लेकिन ये डाकुओं का लीडर और उसके चमचे वो घमंडी लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को धोखे में रखते हैं कि शायद वो जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी हार सामने दिखती है वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। सच कहूं तो जिन ने बातों से जो उसकी बेइज्जती की वो सुनकर बहुत मजा आता है। हमारे हीरो की सलाह मानते हुए वो बॉस वहां से भागने लगता है। वो सीधा एलिवेटर के पास जाता है और एक लीवर खींच देता है। इसके बाद वो अपना एक सीक्रेट हथियार खोल देता है, एक भयानक करप्टर जो उनके कब्जे में था। जिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने एक करप्टर को कंट्रोल कर रखा है। ये एक बहुत ताकतवर जानवर था जिसे किसी अमीर आदमी के लिए पकड़ा गया था। हैरानी की बात यह थी कि इतना विशाल राक्षस इतने छोटे पिंजरे को पहले क्यों नहीं तोड़ पाया। डाकुओं का लीडर खुश था कि अब जिन को एक टक्कर मिलेगी और वो कसम खाता है कि ये राक्षस सब कुछ तबाह कर देगा। वो राक्षस जोर से दहाड़ता है। पहला हमला वो करप्टर ही करता है। वो जिन को कुचलने के लिए एक जोरदार वार करता है, लेकिन जिन उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इस लड़ाई में हमें जिन के सुपर ह्यूमन शरीर की असली ताकत देखने को मिलती है। डाकुओं का लीडर जिन की इस बेहिसाब शारीरिक ताकत को देखकर सुन्न पड़ जाता है। इसी बीच जिन बताता है कि वो जन्म से ही एक सुपर ह्यूमन शरीर के साथ पैदा हुआ था, जिसकी मांसपेशियां किसी भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। अब जिन की बारी थी। वो इंसान उस विशाल जानवर को एक ही किक में पीछे धकेल देता है और अपनी असली ताकत आजमाने का फैसला करता है। भाई बिल्कुल गोकू की तरह एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो उस राक्षस को एक ही झटके में राख कर देती है। उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाला डाकुओं का लीडर अब वापस अपनी उसी औकात पर आ चुका था, घुटनों के बल जमीन पर। जिन उसे घूरते हुए सोच रहा था कि अब ये घटिया इंसान और क्या नई बेवकूफी करेगा। जब उस बॉस के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो गिड़गिड़ाते हुए जिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन अपना शानदार सफेद बालों वाला राजा जिन कोई रहम नहीं दिखाता और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार हुक जड़ देता है। मैटर खत्म करने के बाद भाई अपने शानदार कपड़े वापस पहनता है और बच्चों के पास जाकर माफी मांगता है कि उन्हें इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले जिन डाकुओं के डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहता था ताकि उनके जुर्म का सीधा सबूत मिल सके। वो एक दराज खोलता है तो उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। एक नजर में तो ऐसा लगता है जैसे भाई के हाथ कोई बड़ा खजाना या राज लग गया हो, लेकिन असल में हमारे हीरो को रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें लिखा क्या है। इस युग की भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी और वो इतना कूल बनने की कोशिश कर रहा था कि हाकामा से मदद भी नहीं मांग सकता था। फिर भी जिन ये समझना चाहता था कि ये डाकू एक करप्टर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। अपना शक दूर करने के लिए वो उस मरे हुए राक्षस के चीथड़ों के पास जाता है। वो कमरे में तैर रही नैनो मशीनों के कैमरों को एक्सेस करता है ताकि पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग देख सके। उसे एक काम की फुटेज मिल जाती है। उस वीडियो में दिखता है कि एक अमीर आदमी वो राक्षस डाकुओं के पास लेकर आया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो इस राक्षस का क्या करना चाहता है। इसके बजाय उस चालाक विलन ने बातों बातों में ये इशारा किया था कि जल्द ही ये देश तबाह होने वाला है। जिन इस जरूरी बात को आगे के लिए अपने दिमाग में बिठा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैद से छूटे हुए बच्चे बाहर आ गए हैं। पुअर आखिरकार अपने छोटे भाई से मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। पुअर मुड़कर जिन को भगवान कहती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन भाई अपना ये नाम मानने से साफ इनकार कर देता है। तभी जिन देखता है कि लाल यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग डाकुओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। पता चलता है कि ये शहर के गिल्ड के कर्मचारी हैं। उनके बीच एक बहुत ही शानदार बालों और दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था जो असल में इस शहर का गिल्ड मास्टर था। वो आदमी जिनकी तरफ खिंचा चला आता है और पूछता है कि क्या उसने इन डाकुओं को पकड़ने में मदद की है। अपना हीरो हामी भरता है और उस आदमी जिसका नाम पाड्रा है को अपना फॉर्मल परिचय देने को कहता है। गिल्ड मास्टर पाड्रा जिन को देखकर सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस आदमी ने बिना एक भी खरोच खाए इतने सारे डाकुओं को अकेले ही धो डाला। भले ही जिन दिखने में नीची जाति का लग रहा था, लेकिन पाड्रा समझ गया था कि ये बंदा कोई मजाक नहीं है। गिल्ड मास्टर बताता है कि हाल ही में डाकुओं ने बहुत तबाही मचाई है और उन्हें खत्म करने की मांग सबसे ऊपर है। जिन को थोड़ी हैरानी होती है
वो सोचता है कि शहर के असली मालिक को डाकुओं को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर गिल्ड मास्टर हंसता है और बताता है कि यहां तक कि शहर के लॉर्ड के पास भी इतनी पावर नहीं है। जुर्म को रोकना और सजा देना गिल्ड का काम है, जो सीधे राजा के प्रति वफादार होते हैं। अगर इस शहर का मालिक लॉर्ड चैपी भी कोई जुर्म करता है तो गिल्ड सीधा राजा को रिपोर्ट करेगी। पाड्रा अपनी बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, जिन मन ही मन 10 करोड़ साल पुरानी व्यवस्था से इसकी तुलना करता है कि आज का लॉर्ड पहले के मेयर जैसा है और गिल्ड पुलिस का काम कर रही है। फिर भी जिनको लॉर्ड चैपी पर पूरा भरोसा नहीं होता, जिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स गिल्ड मास्टर को दे देता है जो उसे डाकुओं के अड्डे से मिले थे। पाड्रा उसे पढ़ता है और खुश हो जाता है क्योंकि वो उन सारे लोगों की लिस्ट थी जो डाकुओं से गैर कानूनी व्यापार करते थे। इस लिस्ट से वो उन सब को आसानी से गिरफ्तार कर सकते थे। जिन उत्सुकता से पूछता है कि क्या उस लिस्ट में शहर के लॉर्ड का नाम भी है, लेकिन लॉर्ड चैपी का नाम उसमें कहीं नहीं था। मतलब वो एक बहुत ही शातिर विलन है जो अपने निशान छुपाना जानता है। खैर, फिलहाल जिन इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुलामों को आजाद करा दिया था, तो वो पूछता है कि अब इन बेचारों का क्या होगा। गिल्ड मास्टर भरोसा दिलाता है कि जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, गिल्ड उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा देगी। लेकिन पुअर और नीनो जैसे बच्चे जिनके माँ बाप अब दुनिया में नहीं हैं, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सिस्टम बहुत ही घटिया था क्योंकि अनाथ बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। जिन पूछता है कि क्या इन्हें किसी अनाथालय में नहीं रखा जा सकता, लेकिन हैरानी की बात थी कि इस शहर में कोई अनाथालय था ही नहीं। पाड्रा कहता है कि वो इन बच्चों के लिए कोई काम ढूंढने की कोशिश कर सकता है, लेकिन चूंकि ये नीची जाति के हैं, इसलिए इन्हें काम मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। बच्चे उदास हो जाते हैं और जिन को इस दुनिया की हालत देखकर निराशा होती है। वो इन बच्चों को ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पुअर से पूछता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या वो कहीं काम करना चाहेंगे। पुअर तुरंत हाँ कर देती है। इससे जिन को उस गोल्डन नाइट आर्गस की याद आती है, जिसने कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकते हैं। अगले सीन में हम कोसिया की शाही राजधानी में होते हैं जहां आर्गस रहता है। होली नाइट्स आर्गस वापस लौट रहा था कि तभी अचानक उसे बिना किसी बात के एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। अपने घर पहुंचकर वो अपनी टीम को आराम करने को कहता है। आर्गस जैसे ही अपने महल जैसे घर में घुसता है, नौकरों और मेट्स की पूरी फौज इज्जत के साथ उसका स्वागत करती है। सबसे पहले वो शहर के हालात का अपडेट मांगता है। अपने नौकरों के चेहरे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसका बटलर माफी मांगता है कि उसके आते ही उसे बुरी खबर देनी पड़ रही है। जब ये सब हो रहा था, आर्गस की बहन ऊपर से ये पूरा नजारा घूर कर देख रही होती है। आर्गस को रिपोर्ट मिलती है और उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब थे। एक भयानक राक्षस राजधानी के अंदर घुस आया था और तबाही मचा रहा था। आर्गस के लिए यह बात उतनी जरूरी नहीं थी कि वो अंदर कैसे आया, बल्कि बड़ा सवाल यह था कि राजधानी के अंदर उस राक्षस की मदद किसने की। आर्गस का सीधा शक हैरिस्क एकेडमी पर जाता है, जो ऐसे संदिग्ध लोगों से भरी पड़ी है जो देश की तबाही की साजिश रच रहे हैं। जो भी हो, आर्गस को इस वक्त राजधानी के हालात संभालने के लिए साथियों की बहुत सख्त जरूरत थी। इसी बीच जिन और उसकी टीम राजधानी के लिए अपने सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में 3 दिन बीत जाते हैं। पुअर को चिंता होने लगती है कि क्या सच में उनके जैसे नीची जाति वालों को राजधानी में कोई काम मिलेगा। अपना हीरो जिन बहुत दरियादिल इंसान है। वो उन्हें हौसला देता है और कहता है कि तुम दोनों को पढ़ना लिखना आता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए वो बच्चों को कॉन्फिडेंट रहने को कहता है। दूसरी तरफ हाकामा दूर इशारा करके बताती है कि राजधानी बस आने ही वाली है। जब हमारा हीरो सामने शाही राजधानी की खूबसूरती और भव्यता देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाम तक वो राजधानी के अंदर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी। हाकामा बताती है कि राजधानी पूरी तरह इंपोर्ट पर चलती है, इसलिए यहां दुनिया भर का हर सामान मिलता है, यहां तक कि उनके कोडामा गांव के वो खास कपड़े भी, जिनको ये सब बहुत दिलचस्प लगता है। वो देखता है कि यहाँ कीड़ों की तरह दिखने वाले म्यूटेंट इंसान भी हैं। यहाँ कई तरह की प्रजातियां एक साथ रह रही थीं।
सड़कें एकदम साफ सुथरी थीं और शहर की सुरक्षा भी टॉप क्लास थी। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बावजूद इस शहर का एक गंदा और घिनौना हिस्सा भी था। जिन सोचता है कि हर युग की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। वो हाकामा से एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछता है। हाकामा बताती है कि एग्जाम अगले हफ्ते होने वाला है, तो उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी पास खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की उनकी बातें सुन लेती है और मजाक उड़ाने लगती है कि क्या ये नीची जाति वाले लोग हैरिस एकेडमी में जाने का सपना देख रहे हैं। वो सब एक होटल पहुंचते हैं जहां हाकामा और नीनो खुशी से नर्म नर्म बिस्तरों पर कूद पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें चैन से सोने की एक अच्छी जगह मिल गई थी। राजधानी पहुंचने का जिनका पहला लक्ष्य तो पूरा हो गया था, लेकिन अब वो सोच रहा था कि आगे क्या करना है। भले ही ये एक नया युग है, लेकिन जिंदा रहने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। वैसे भाई को डाकुओं को मारने के बदले गिल्ड से काफी सारे पैसे मिले थे, लेकिन उसे पता था कि 4 लोगों के खर्च में ये पैसे हमेशा नहीं टिकेंगे। ऊपर से पुअर और नीनो के लिए काम भी ढूंढना था। इन सब का सीधा सा हल ये था कि वो तुरंत जाकर आर्गस से मिले, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें आर्गस के घर का पता या कोई पहचान वाला नहीं मालूम था। जिन आगे के प्लान के बारे में सोचता है, वो सबसे पहले करप्टर्स पर रिसर्च करने को अहमियत देता है। उसे पता था कि इस युग में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इन राक्षसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। करप्टर्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे ही आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। इस बार जिन तय कर लेता है कि वो इन राक्षसों को, इंसानों को दोबारा खत्म नहीं करने देगा। खैर, वो बड़े कैजुअली हाकामा से पूछता है कि यहां के लोग जब किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं। हाकामा बताती है कि वो उस विषय की किताबें पढ़ते हैं या किसी ज्ञानी इंसान से पूछते हैं। किताबें बहुत महंगी होती हैं। उनके गांव में तो लोग पैसे मिलाकर एक किताब खरीदते थे, लेकिन राजधानी में एक बहुत ही शानदार और विशाल लाइब्रेरी है जहां रिसर्च करना बहुत आसान है। जिनको ये आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि अब वो उस लाइब्रेरी से कागुरा की छोड़ी हुई लैब के सुराग ढूंढ सकता था। अगले सीन में भाई लाइब्रेरी के रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा होता है, लेकिन वहां बैठी लड़की उसे अंदर जाने से सीधा मना कर देती है, क्योंकि किताबें राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती हैं। इसलिए हर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ मान्यता प्राप्त एकेडमी के छात्र या अमीर लोग ही वहां जा सकते हैं। हमारे हीरो के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी। हाकामा मजाकिया अंदाज में जिनको याद दिलाती है कि भाई तुम तो अभी यहाँ की भाषा ठीक से पढ़ भी नहीं पाते। भले ही जिन पूरी कोशिश करके यहाँ के अक्षर सीख रहा था, लेकिन भाषा पर पूरी पकड़ बनाने में उसे थोड़ा वक्त लगने वाला था। भाई ऐसे सिर खुजा रहा था जैसे उसे कल ही कोई बोर्ड एग्जाम देना हो। उसी वक्त लबादा पहने हुए 2 लड़के छुपकर उन पर नजर रख रहे थे। ये उनकी कोई खुफिया मिशन का हिस्सा था। वो सिर्फ बात करने के बहाने जिनके पास आते हैं, लेकिन बात की शुरुआत सीधा एक जोरदार मुक्के से होती है। अपना हीरो बिना देखे रिफ्लेक्स में तुरंत उस लड़के का मुक्का हवा में ही पकड़ लेता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारे इंट्रोडक्शन देने का तरीका तो बहुत ही संस्कारी है। जिन सोचता है कि शहर की सुरक्षा का क्या फायदा जब लोग बीच बाजार में ऐसे हमला कर रहे हैं, लेकिन वो हमलावर अभी भी घमंड में था। वो एक बहुत ही पावरफुल जादुई ब्लास्ट करता है, जिसे जिन अपने हाथ से हवा में ही डाइवर्ट करके उड़ा देता है। वो लड़का जिन की तेज रिफ्लेक्स की तारीफ करता है। वहीं पुअर हैरान थी कि ये लोग आम लोगों की भीड़ के बीच सरेआम डिवाइन पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अपना हीरो जानना चाहता था कि इन लूजर्स की दिक्कत क्या है, और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि किसी ने उसे मारने की सुपारी दी है। लेकिन यह बात तो खुद जिन के ही फेवर में जा रही थी। वो गुंडे जिन और उसकी टीम को धमकी देते हैं कि अगर जान प्यारी है तो चुपचाप राजधानी से निकल जाओ। लेकिन जिन अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। वो मजे लेते हुए उस लड़के को दोबारा हमला करने का न्योता देता है। जैसे ही वो लड़का मुक्का मारता है, जिन फिर से उसका मुक्का पकड़ता है और उसे उठाकर सीधा जमीन पर पटक देता है। एक लड़के की अकल ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरे की तरफ मुड़ता है, जो सीधा जिन के मुंह पर एक फायर मैजिक ब्लास्ट दाग देता है। लेकिन अपना हीरो डॉज करने से मना कर देता है और उस आग के गोले को सीधा अपने ऊपर ले लेता है। उस लड़के को लगता है कि उसने जिन का काम तमाम कर दिया है, लेकिन धुएं के बीच से अचानक एक हाथ निकलता है जो उस लड़के को ऐसे हवा में उठा लेता है जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। एकदम सीरियस टोन में जिन उन दोनों की कमजोरी का मजाक उड़ाता है।
कि इतने कमजोर होकर वो उससे लड़ने आए थे। भाई सच में इस कहानी का गोजो सतोरू है। इधर हवा में टंगा वो लड़का सोच रहा था कि आखिर एक नीची जाति वाले के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है। तभी अचानक नाइट्स ऑर्डर वहां पहुंचती है और लड़ाई रुकवा देती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही चिड़चिड़ी करीना थी। वो इस बात से भड़की हुई थी कि उसे अपनी छुट्टी के दिन इस ड्रामे के लिए आना पड़ा। उस लड़की को उन हमलावरों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस जिन और हकामा को आखिरी बार सीधा जेल में डालना चाहती थी। लेकिन करीना का आना तो खुद जिन के लिए एक लॉटरी थी, क्योंकि इसी तमाशे की वजह से जिन का सामना आर्गस की टीम से हो गया था, भले ही वो इस वक्त उसके मुंह पर चीख रही थी। स्ट्रीट फाइट रोकने के बाद करीना जैसे ही जिन को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार उस नीची जाति वाले को शहर में तबाही मचाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो बस उसे लंबा चौड़ा भाषण सुनाने ही वाली थी कि तभी पास खड़ा एक डेमी ह्यूमन दर्शक करीना के पास आता है और बताता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो चश्मदीद बताता है कि हमला पहले उन दो लड़कों ने किया था और जिन तो बस अपनी जान बचा रहा था। जब करीना उन हमलावरों का चेहरा ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये हैरिस एकेडमी के वही बिगड़ैल और बदतमीज जूनियर्स हैं जो हमेशा तमाशा करते हैं। ये देखकर करीना मन ही मन दुआ करती है कि कहीं इन लड़कों की इस बेवकूफी के पीछे होली कैप्टन की छोटी बहन का हाथ ना हो। स्ट्रीट फाइट खत्म होने के बाद जिन करीना से पूछता है कि क्या वो ड्यूटी पर है, क्योंकि जिन को लगता था कि शहर में ऐसे झगड़े संभालने का काम तो गिल्ड वालों का होता है। करीना जवाब देती है कि वो तो बस पास के एक कैफे में जा रही थी और रास्ते में शहर का माहौल शांत रखने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन अब चूंकि करीना ने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिन ने एकेडमी के उन ताकतवर लड़कों को कितनी आसानी से धो डाला, तो उसे अंदर ही अंदर लगने लगा कि उसके कैप्टन का इस नीची जाति वाले इंसान के बारे में शक बिल्कुल सही था। यह बंदा सच में कोई आम इंसान नहीं है। करीना बात टालकर वहां से निकलने की कोशिश करती है और जिन से कहती है कि अब दोबारा कोई पंगा मत लेना। लेकिन अपना हीरो उसे इतनी आसानी से कहां जाने देने वाला था। वो इस मौके का फायदा उठाता है और करीना से कहता है कि वो उसे अपने कैप्टन आर्गस से मिलवाने ले चले। आखिरकार अपना 10 करोड़ साल पुराना हीरो 7वें डिवीजन के कैप्टन आर्गस के सामने पहुंच ही जाता है। जिन बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे की बात करता है और आर्गस से कहता है कि वो उन्हें काम पर रख ले। वो आर्गस को याद दिलाता है कि उसने ही खुद मदद करने का ऑफर दिया था। जब आर्गस उन बच्चों के बारे में पूछता है तो जिन बताता है कि उसने उन डाकुओं को पकड़कर गिल्ड के हवाले कर दिया है जिन्हें आर्गस ढूंढ रहा था। आर्गस ये सुनकर हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नीची जाति जैसा दिखने वाला ये इंसान इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। जिन आगे बताता है कि वो पुअर और नीनो को अपने साथ इसलिए लाया है क्योंकि दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं बचा है और नीची जाति का होने की वजह से लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। इसीलिए जिन कैप्टन से पूछता है कि क्या वो इन बच्चों के लिए किसी काम का जुगाड़ कर सकता है। कैप्टन आर्गस जिनको याद दिलाता है कि वो इन बच्चों की मदद करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन जिन कहता है कि उसने इन बच्चों की जान बचाई है, इसलिए वो इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बच्चों की उम्मीद भरी नजरें जिन पर टिकी थीं और आर्गस को जिन की ये बात बहुत दिलचस्प लगती है। कैप्टन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है और वो इन बच्चों का इस्तेमाल एक डील के लिए करता है। वो बहुत शांत आवाज में जिन से कहता है कि वो बच्चों को अपने घर पर रहने और काम करने की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर देगा, अगर जिन एकेडमी में एक टीचर बनने के लिए तैयार हो जाए। जिन बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर देता है। थोड़ी ही देर में बच्चों को मेड के कपड़े पहना दिए जाते हैं। पुअर दिल से कैप्टन का शुक्रिया अदा करती है। आर्गस अपने घर के बाकी नौकरों को सख्त हिदायत देता है कि वो इन बच्चों को अच्छे से सब सिखाएं और इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। जब जिन आर्गस के साथ बाहर आता है तो वो कैप्टन से पूछता है कि आखिर इस टीचर बनने वाली नौकरी के पीछे असली खेल क्या है। आर्गस बताता है कि भले ही उसे नहीं पता कि जिन असल में कहां से आया है, लेकिन उसकी अंदर की आवाज कहती है कि जिन एक भरोसेमंद इंसान है। फिर कैप्टन सीधे असली मुद्दे पर आता है और जिन से कहता है कि उसे हैरिस एकेडमी के अंदर घुसपैठ करनी है।
यह सुनकर जिन सीरियस हो जाता है और पूरी बात बताने को कहता है। आर्गस राजधानी के अंदर चल रही सत्ता की लड़ाई के बारे में बताता है। उसके मुताबिक राजा की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी पल टपक सकता है। इस वजह से राजधानी के अलग अलग गुटों में गद्दी के लिए एक शांत युद्ध चल रहा है। आर्गस आगे बताता है कि गद्दी के असली वारिसों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका गद्दी पर कोई हक नहीं है, फिर भी वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं और अपने प्लान को पूरा करने के लिए करप्टर्स, जिन्हें इस युग में इन्वेडर्स कहा जाता है, को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर जिनको तुरंत लॉर्ड चैपी की याद आती है, जिसने डाकुओं को राक्षस दिया था, और उसे समझ आ जाता है कि यहां उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक विलन बैठे हैं। कैप्टन कहता है कि वो इन लोगों का पर्दाफाश करना चाहता है और उनके खुफिया अड्डे का पता लगाना चाहता है, और उसे सबसे ज्यादा शक इसी हैरिस्क एकेडमी पर है। इसके बाद आर्गस एक दरवाजा खटखटाता है और जिन की मुलाकात अपनी छोटी बहन मीरिया ऑल्टन से करवाता है। वो बताता है कि मीरिया उसी एकेडमी में पढ़ती है और वो ही जिन को वहां गाइड करेगी। लेकिन भाई, मीरिया तो आते ही जहर उगलना शुरू कर देती है। करीना की तरह वो भी जिन को नीची जाति का कीड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाती है। कैप्टन तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसे बात करना बहुत बड़ी बदतमीजी है, लेकिन मीरिया अड़ जाती है कि वो इतने बड़े काम के लिए किसी नीची जाति वाले को नहीं मान सकती। जिन उसकी इस बदतमीजी पर सवाल उठाता है, जिससे कैप्टन को शर्मिंदगी होती है और वो अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है। तभी करीना चुपके से जिन के पास आती है और कान में फुसफुसाती है कि मीरिया असल में बहुत काबिल है, लेकिन वो नीची जाति वालों से सख्त नफरत करती है। मीरिया लगातार जिन की बेइज्जती कर रही थी और कह रही थी कि ये इंसान टीचर बनने के लायक ही नहीं है। ऊपर से हाकामा अपनी मासूमियत में आग में घी डाल देती है। वो कैजुअली बता देती है कि इनके रक्षक देवता को तो पढ़ना तक नहीं आता। हाकामा तुरंत बात संभालते हुए जिन की ताकत की तारीफ करने लगती है, लेकिन उसकी बातों से करीना को एक बहुत बड़ी बात समझ आ जाती है। करीना को समझ आ जाता है कि जिन पर हमला करने वाले अकेडमी के उन लड़कों को मीरिया ने ही भेजा था। कैप्टन आर्गस बार बार जिन से माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो अपनी बहन को सुधार कर रहेगा। इन सब ड्रामों को छोड़कर जिन टॉपिक बदलता है और आर्गस से पूछता है कि आखिर उसे अकेडमी में पढ़ाना क्या है। आर्गस बताता है कि उसने जितना देखा है, जिन स्पिरिट आर्ट्स में बहुत माहिर है, इसलिए वो बेसिक सिखाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आर्गस 4 बेसिक स्पिरिट आर्ट्स के नाम बताता है: इग्निशन आग, डिस्चार्ज बिजली, फ्रीजिंग बर्फ और हीलिंग इलाज। वो कहता है कि अगर किसी को इनमें से 2 भी आते हों तो उसे बहुत माना जाता है। यह सुनकर जिन मन ही मन सोचता है कि अगर यहां सिर्फ 4 ही बेसिक हैं तो इसका मतलब वो डाकुओं का लीडर, जिसके पास डिवाइन पावर थी, इस दुनिया के हिसाब से सच में बहुत ताकतवर था। जिनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सोच लेता है कि अब वो इस युग के लोगों को बताएगा कि असली जादू और पावर होती क्या है। कहानी अब 1 हफ्ते आगे बढ़ती है। आज हाकामा का एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम है। आर्गस और जिन साथ में अंदर जाते हैं क्योंकि आर्गस चाहता था कि जिन इस साल टीचर की जिम्मेदारी ले। असल में नियम यह था कि हर साल नाइट ऑर्डर का कोई एक डिवीजन एकेडमी में एक टीचर भेजता है और इस बार 7वें डिवीजन की बारी थी। जब जिन उनके पीछे पीछे शांति से चल रहा था तो एक मोटा आदमी जिसका नाम लॉर्ड रॉडमैन था, वो उसे लगातार घूर रहा था। आखिरकार वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते हैं। आर्गस बहुत इज्जत से उन्हें सलाम करता है। प्रिंसिपल अपने पुराने स्टूडेंट आर्गस को इतना कामयाब देखकर खुश होती है, लेकिन फिर प्रिंसिपल देश में चल रही गुटबाजी की बात निकालती है और अचानक जिन की बुराई करने लगती है। वो आर्गस से कहती है कि उसे एकेडमी को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो एक नीची जाति वाले को इतने बड़े पद पर भेज दे। लेकिन कैप्टन आर्गस अपनी बात पर डटा रहता है कि जिन उसके पूरे डिवीजन में सबसे ज्यादा काबिल इंसान है। तभी वहां खड़ा एक सूखा सा चूहे जैसा आदमी लॉर्ड गीटा बीच में कूद पड़ता है। जब उसे लगता है कि प्रिंसिपल जिन को रखने के लिए मान सकती है तो वो तुरंत विरोध करने लगता है। वो बेचारे जिन की बेइज्जती करने का ठेका ले लेता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर एक नीची जाति वाले को ये पद नहीं लेने देंगे। प्रिंसिपल मोटे आदमी से उसकी राय पूछती है। वो मोटा भी कैजुअली इस बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर इसे रख लिया तो बाकी टीचर्स और बच्चों के बीच बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा।
इसके बाद प्रिंसिपल भी कह देती है कि उसे भी इस बात की चिंता है। अब अपना हीरो जिन नोटिस करता है कि ये सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सीधे उससे बात नहीं कर रहा, इसलिए भाई खुद आगे बढ़ता है और बहुत इज्जत से उन्हें ग्रीट करता है। वो बिल्कुल शांत आवाज और अच्छे मैनर्स के साथ अपना परिचय लेता है, जो साबित कर रहा था कि वो सरेआम अपनी बेइज्जती होने पर भी अपना आपा नहीं खोता। फिर वो सीधा लॉर्ड्स की आंखों में आंखें डालकर एक कड़क सवाल पूछता है, क्या आप लोग मुझे सिर्फ इसलिए जज कर रहे हैं क्योंकि मेरी शक्ल एक नीची जाति वाले जैसी है, या आपको लगता है कि मेरे पास इस पद के लायक ताकत नहीं है? प्रिंसिपल मुस्कुराती है और कहती है कि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसमें काबिलियत है या नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जब आर्गस कहता है कि प्रिंसिपल खुद इसका टेस्ट ले ले तो वो मान जाती है। तुरंत हैरिस एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक मॉक बैटल रखवाई जाती है, जिनसे लड़ने के लिए वो चालाक और सूखा चूहा आगे आता है। वो हंसते हुए मजाक उड़ाता है कि चलो अच्छा है, आज यहां कम ही बच्चे हैं तो तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी। प्रिंसिपल लड़ाई के रूल्स बताती है। लड़ाई सिर्फ स्पिरिट आर्ट से होगी क्योंकि तुम्हें बच्चों को यही सिखाना है। लड़ाई देखने के लिए कुछ बच्चे जमा हो जाते हैं, जिनमें मीरिया भी खड़ी थी। मीरिया बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार लॉर्ड गिटा को लड़ते हुए देखने वाली थी। अपना हीरो जिन पहले से जानता था कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है, वो एक गहरी सांस छोड़ता है और मन ही मन तय कर लेता है कि चलो आज इस एकेडमी को अपनी असली पावर दिखा ही देता हूं। दूसरी तरफ आर्गस को पहली बार थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो पहली बार जिन को सबके सामने लड़ते हुए देखने वाला था और उसे डर था कि कहीं जिन सबकी बेइज्जती ना करवा दे। वहीं लॉर्ड गिटा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। वो चाहता था कि वो जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करके जिन को उसकी असली औकात दिखा दे। वो डिक्लेयर करता है कि पहला वॉर वो करेगा। वो सीधा एक बहुत बड़ा आग का गोला दागता है। उसे लगता है कि एक ही वार में जिन का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन जिन बड़ी शांति और आसानी से उसे डोज कर देता है। गीटा अभी भी घमंड में था कि वो जीतेगा। इसके बाद वो अपना सबसे खतरनाक अटैक लाइटनिंग स्पीयर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन उसके हर एक वार से आसानी से बच निकलता है, जिससे उस सूखे चूहे का खून खौलने लगता है। गीटा को लगता है कि जिन सिर्फ भागना जानता है, वहीं जिन शांति से सोच रहा होता है कि इस तरह की शक्तियां इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो जिन आखिरकार अपनी पावर दिखाने का फैसला करता है। वो जानबूझकर एक ऐसा स्पिरिट आर्ट दिखाता है जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। जिन ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस लॉर्ड गीटा को जमीन पर ऐसा चिपका देता है कि वो हिल भी नहीं पाता। वो बता देता है कि गीटा का घमंड उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये नजारा देखकर प्रिंसिपल और वो मोटा लॉर्ड रॉडमैन सन्न रह जाते हैं। यहां तक कि आर्गस और उसकी बहन मीरिया के तो जबड़े जमीन तक लटक जाते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी भी ताकत का ऐसा शानदार और क्लीन प्रदर्शन नहीं देखा था। जब वो पूछते हैं कि ये अभी हुआ क्या, तो जिन बड़ी शांति से बताता है कि उसने बस लॉर्ड गिटा के आसपास की ग्रेविटी को कंट्रोल किया था। जब जिन सुनता है कि लोगों ने ऐसा जादू पहले कभी देखा ही नहीं है, तो वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसे समझ आ जाता है कि इस एकेडमी के बच्चों के साथ साथ यहाँ के टीचर्स को भी अभी बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। उधर जमीन पर चपटा हुआ लॉर्ड गिटा गुस्से से अपने दांत पीस रहा था और उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। उस झुर्रियों वाले बूढ़े आदमी पर तरस खाकर आखिरकार अपना हीरो ग्रेविटी का प्रेशर हटा देता है। उठते ही गिटा का दिमागी संतुलन हिल जाता है और वो किसी कैरन की तरह चीखने लगता है। वो चिल्लाता है कि ऐसी कोई स्पिरिट टेक्निक तो दुनिया में है ही नहीं। ये नीची जाति वाला पक्का कोई गैर कानूनी चाल चल रहा है। अपना भाई एक असली चैड की तरह शांति से खड़ा होकर उसकी सारी बकवास सुनता रहता है। गिटा उसके मुंह पर चीख रहा था, लेकिन प्रिंसिपल ये सब देखकर शांति से अपना फैसला ले चुकी थी। आसपास खड़े सारे बच्चे जिन से बहुत इंप्रेस हो चुके थे, खासकर मीरिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतनी खतरनाक डिवाइन पावर कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि नीची जाति वालों के पास तो पावर होती ही नहीं है। उसकी उत्सुकता आसमान छूने लगती है और वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि ये जिन असल में है कौन।
और इसके साथ ही सीन एक हफ्ते बाद होने वाली वेलकम सेरेमनी पर शिफ्ट हो जाता है। वेलकम सेरेमनी शुरू होती है। प्रिंसिपल स्टेज से ऐलान करती है कि हैरिस्क एकेडमी को इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसे योद्धा तैयार किए जा सकें जो राक्षसों के खतरों को खत्म कर सकें। जो लोग कमजोर हैं उनके लिए इस एकेडमी में कोई जगह नहीं है, लेकिन जो कामयाब होंगे उन्हें इज्जत, रुतबे और ताकत से भरा भविष्य मिलेगा। ऊपर बालकनी से देखते हुए मीरिया के पास खड़े कुछ डेमी ह्यूमंस ये देखकर हैरान थे कि इस बार कितने सारे नए बच्चे आए हैं और उनमें से बहुत से तो किसी शाही खानदान से भी नहीं हैं। रियस नाम का एक शेर जैसा दिखने वाला डेमी ह्यूमन कैजुअली मीरिया से बात करता है। वो कहता है कि मीरिया को इस सेरेमनी में देखना बहुत हैरानी की बात है। बात करते करते अचानक रियस की नजर टीचर्स की लाइन में बैठे एक नीची जाति वाले इंसान पर पड़ती है और उसे ठसका लग जाता है। रियस के तो होश ही उड़ जाते हैं जब मीरिया बताती है कि वो नीची जाति वाला असल में उनका नया टीचर है। मीरिया रियस से पूछती है कि सिर्फ शक्ल देखकर उसका पहला इंप्रेशन क्या है। रियस बड़े बेबाक अंदाज में कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मामूली और फालतू सा इंसान लग रहा है जिसकी ना कोई बीवी है और ना कोई लाइफ। मीरिया भी मानती है कि पहली बार में उसे भी ऐसा ही लगा था। उधर जिन को महसूस हो रहा था कि बहुत सारी नजरें उसे ही घूर रही हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि वो पहले ही दिन से खुलेआम एकेडमी की जांच पड़ताल शुरू नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे अपनी एक बेकार नीची जाति वाले की इमेज को बदलकर कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे वो लोगों को खतरा ना लगे, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर किसी ने टारगेट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया हो। सेरेमनी खत्म होने के बाद आखिरकार उसकी पहली क्लास का टाइम आ जाता है। दूसरी तरफ वो सूखा सा चूहा लॉर्ड गीटा अपने सीनियर बच्चों की क्लास में था। वो ऐलान करता है कि क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। वो कड़क आवाज में बच्चों को चेतावनी देता है कि इस साल जो नए टैलेंटेड बच्चे आए हैं उनसे पीछे मत रह जाना। लेकिन फिर वो गुस्से में पूछता है कि आज क्लास में इतने सारे बच्चे गायब क्यों हैं? असल में वो बूढ़ा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि बहुत से बच्चे एक नीची जाति वाले से पढ़ने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इस घटिया चूहे ने जानबूझकर पूरे एकेडमी में यह अफवाह फैला दी थी कि आज का लेक्चर जिन लेने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमारे प्रोफेसर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोडियम पर खड़ा होता है और अपना परिचय नए स्पिरिट टेक्निक्स इंस्ट्रक्टर के रूप में देता है। तभी वो शेर वाला लड़का रायस बिना किसी शर्म के सीधा पूछ लेता है कि क्या सच में तुम्हारे पास एकेडमी की इस सबसे एलीट क्लास को पढ़ाने की काबिलियत है? अपना हीरो एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जिन रायस से यह भी कह देता है कि अगर उसे लगे कि यह क्लास उसके लायक नहीं है तो वो आजादी से बाहर जा सकता है। क्लास शुरू करते ही जिन सबसे पहला रूल बनाता है, तुम लोग किसी भी हालत में इंसानों के खिलाफ डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसकी वजह समझाते हुए जिन बताता है कि डिवाइन पावर को असल में इसलिए बनाया गया था ताकि वो राक्षसों की हील होने की ताकत को रोक सके, जबकि इंसान तो चोट लगने के बाद अपने आप नॉर्मली हील हो जाते हैं। इसका मतलब था कि इस पावर का असली मकसद हमेशा से सिर्फ राक्षसों को मारना था। ये सुनकर पीछे बैठा एक घमंडी लड़का बकवास करने लगता है। वो जिन को कमजोर और डरपोक कहता है कि उसके पास खुद तो डिवाइन पावर है नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। वो बिगड़ैल लड़का कहता है कि उसके पास ताकत है और वो जैसे चाहे उसे यूज करेगा। हल्का सा चिढ़ते हुए प्रोफेसर जिन उसे खुला चैलेंज देता है कि आओ टेस्ट कर लो कि क्या मैं सच में उतना ही कमजोर हूं जितना तुम कह रहे हो। भरी क्लास के बीच जिन उस लड़के से कहता है कि वो अपना सबसे ताकतवर अटैक उस पर करे। वो लड़का घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर इस हमले से प्रोफेसर को एक खरोंच भी आ गई तो वो कभी क्लास में कदम नहीं रखेगा। मौके का फायदा उठाते हुए वो लड़का एक लाइटनिंग स्पीयर बनाता है जिसमें से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर लॉर्ड गीटा की भी हवा टाइट हो जाती है कि कहीं इस बेवकूफ़ी भरे हमले से पूरी क्लास ही तबाह ना हो जाए। बिना सोचे समझे वो लड़का जिन पर भाला दाग देता है, जिससे पूरे कमरे में धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उठ जाता है। सबको लगा कि वो नीची जाति वाला टीचर तो अब राख बन गया होगा, लेकिन जैसे ही धुआं छटता है एक तलवार तेजी से हवा को चीरते हुए आती है और सीधा उस लड़के के मुंह के ठीक बगल में दीवार में जाकर धंस जाती है।
जिन बड़ी शांति से कहता है कि अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहता तो ये तलवार तुम्हारे आर पार हो चुकी होती। और इसके साथ जिन अपना पहला लेसन देता है, कभी भी किसी को सिर्फ उसकी शक्ल देखकर जज मत करना। रायस चुपचाप ये सब देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या जिन ने अभी जो किया वो कोई स्पिरिट आर्ट था भी या नहीं। प्रोफेसर जिन अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि नीची जाति वालों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें कमजोर माना जाता है। तो अब बताओ, अगर मैं तुम सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूं तो मुझे क्या बुलाओगे? जिन की ऑरा अपने चरम पर पहुंच जाती है और वो खुद ही जवाब देता है। उसे टीचर कहते हैं। इसके बाद वो अपना दूसरा लेसन देता है। वो उसी लड़के से पूछता है कि स्पिरिट आर्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चीज सबसे जरूरी है। लड़का ऐसे जवाब देता है जैसे ये तो सबको पता हो। ये सब तुम्हारी कल्पना पर निर्भर करता है। अगर तुम किसी चीज को साफ साफ सोच लोगे तो स्पिरिट्स उसे सच कर देंगी। प्रोफेसर जिन इस बात से सहमत होता है कि कल्पना जरूरी है, लेकिन वो कहता है कि एक बहुत जरूरी चीज है जो वो सब भूल रहे हैं। जिन समझाता है कि स्पिरिट्स असल में अलग अलग वेवलेंथ तरंगों पर काम करती हैं। कुल मिलाकर 8 मुख्य वेवलेंथ होती हैं। जिन बताता है कि इग्निशन, डिस्चार्ज, हीलिंग और फ्रीजिंग ये वो 4 हैं जिन्हें सब जानते हैं। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, एटमॉस्फेयर कंट्रोल और स्पेशल मैनिपुलेशन ये 4 भी मौजूद है। लॉर्ड गिटा को तो मानो हार्ट अटैक ही आ गया जब उसने देखा कि जिन इन 8 जादू का इस्तेमाल बड़े आराम से कर रहा है। और इसी धमाके के साथ हमारे भाई का पहला लेक्चर फॉर्मल तरीके से शुरू होता है। उसी शाम जिन सोच रहा था कि एकेडमी के राज खोलने के लिए जांच कहां से शुरू की जाए। पूरा कैंपस बच्चों से भरा पड़ा था और आज क्लास में जो तमाशा उसने किया था उसके बाद तो पूरे एकेडमी में सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। अगर उसे जवाब चाहिए थे तो उसे किसी ऐसी जगह जाना था जहां बच्चों का जाना मना हो। रास्ते में उसकी मुलाकात मीरिया से होती है। मीरिया बिना किसी झिझक के सीधे मुंह पर पूछ लेती है कि सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? जिन जवाब देता है कि मैं तो बस एक नीची जाति वाला हूं, जैसा सब मुझे कहते हैं। मीरिया कहती है कि मैं ये बात मान लेती अगर तुम 8 स्पिरिट आर्ट्स को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इतना तो कोई डेमी ह्यूमन भी नहीं कर सकता। अपना हीरो कंधे उचकाकर कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो बस अलग अलग वेवलेंथ स्विच करने जैसा है। हालांकि जिनको अंदर से पता था कि असल में ये कितना मुश्किल काम है। मीरिया कहती है कि उन्हें ये बात किसी प्राइवेट जगह पर करनी चाहिए। अकेले में जाने के बाद मीरिया फिर से वही सवाल पूछती है। इस बार जिन सच बता देता है। वो बताता है कि वो एक इंसान है जिसे कोडामा गांव के नीचे एक कोल्ड स्लीप में कई करोड़ों सालों के लिए सुला दिया गया था। उसकी बात का मजाक उड़ाने के लिए मीरिया पूछती है कि सोने से पहले वो क्या काम करता था। जिन ईमानदारी से बताता है कि वो अपने देश के लिए एक स्पेशल फोर्सेस एजेंट का काम करता था। भले ही करोड़ों साल बीत गए थे, लेकिन जिन को वो दिन ऐसे याद थे जैसे कुछ साल पहले की ही बात हो। मीरिया की उत्सुकता बढ़ती है और वो पूछती है कि जो इंसान अपने देश के लिए लड़ता था उसे इस तरह कैद क्यों किया गया। जिन उदास हो जाता है और मानता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो अपनी हदें पार कर देगा तो वो सबको बचा लेगा, लेकिन अंत में वो हार गया और उसने सब कुछ खो दिया। जिन ये भी सच बता देता है कि उसका प्रोफेसर बनना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसे असल में ऑल्टन खानदान के रुतबे की जरूरत थी। बात आगे बढ़ाते हुए जिन पूछता है कि वो लोग जा कहां रहे हैं। मीरिया उसे एक धूल से भरे पुराने और टूटे फूटे कमरे में ले जाती है। वो बताती है कि ये एक पुराना स्टोर रूम है जहां टीचर्स अपना सामान रखते थे। कमरे के एक शेल्फ पर रखे एक उल्लू के स्टैचू पर जिन की नजर तुरंत जाती है। वो मीरिया से पूछता है कि उसे यहां लाने की असली वजह क्या है। तो मीरिया सच बताती है कि वो इस स्टोर रूम के ठीक बगल वाली एक खाली जगह की जांच कर रही है। वो जगह इतनी बड़ी है कि वो बस यूं ही खाली नहीं हो सकती। मीरिया को पूरा यकीन था कि वहां कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए प्रोफेसर जिन आगे बढ़ता है और बड़े आराम से उस उल्लू के स्टैचू को पकड़ लेता है। मीरिया कंफ्यूज होकर उसे तिरछी नजर से देखती है कि ये इंसान एक धूल भरे पुराने सजावट के सामान को क्यों सहला रहा है। लेकिन जैसे ही जिन उस उल्लू को हल्का सा घुमाता है, सामने की किताबों की अलमारी खिसक जाती है और अंदर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता खुल जाता है।
जिन बड़ी शांति से मीरिया को बधाई देता है कि तुम बिल्कुल सही थी, यहां एक खुफिया कमरा है। मीरिया की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने इतनी जल्दी इस मशीन को कैसे सुलझा लिया। हमारे कूल प्रोफेसर समझाते हैं कि पूरे धूल से भरे कमरे में सिर्फ वो उल्लू ही इकलौती ऐसी चीज थी जिस पर बिल्कुल धूल नहीं थी, यानी उसे बार बार इस्तेमाल किया जाता था। जिन मीरिया को बाहर रुकने को कहता है ताकि वो अंदर जाकर इस खुफिया कमरे की जांच कर सके, लेकिन मीरिया तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो भी साथ जाएगी। जिन समझाता है कि अंदर कोई खतरनाक राक्षस हो सकता है और शायद वो उसे ना बचा पाए, लेकिन मीरिया साफ कह देती है कि उसकी ताकत को कम ना समझा जाए। पूरी क्लास में सिर्फ उसका भाई ही उससे बेहतर है। यह सुनकर जिन उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों सावधानी से उस पुरानी और टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। सीढ़ियां उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थीं। घुप अंधेरे में जिन बड़ी आसानी से लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जो मीरिया को बहुत अच्छा लगा। जिन कैजुअली एक मजाक करता है कि यह जगह तो बिल्कुल किसी फैंटेसी गेम के डंजन जैसी लग रही है जहां राक्षस पैदा होते हैं। बेचारे 10 करोड़ साल पुराने इंसान का गेमर रेफरेंस सुनकर मीरिया बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। उत्सुकता में मीरिया फिर से जिन की पुरानी कहानी पर आती है। वो पूछती है कि चूंकि दुश्मनों को ढूंढना जिन का काम था, तो क्या उसे किसी पर शक है? जिन को अंदर ही अंदर मजा आता है कि इस लड़की ने उसकी इतनी अजीबोगरीब कहानी पर इतनी जल्दी यकीन कर लिया। उसके इस भरोसे के इनाम के तौर पर जिन अपना राज बताता है। वो कहता है कि उसे पक्का शक है कि इसमें उस मोटे लॉर्ड रॉडमैन का हाथ है। मीरिया तुरंत पूछती है, क्यों? प्रोफेसर जिन समझाता है कि क्लास में पढ़ाते वक्त वो मोटा बहुत करिश्माई लगता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसकी शक्ल पर एक अजीब सी बेचैनी और चालाकी दिखती है। उन शांत पलों में वो घटिया इंसान बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत गंदी साजिश रच रहा हो। जिन बताता है कि ऐसा बर्ताव उन लोगों का होता है जो दुनिया के सामने अपनी एक अलग ही शक्ल बनाकर रखते हैं। इसके अलावा एक टीचर के हिसाब से वो मोटा कुछ ज्यादा ही पैनी नजर रखता है। मीरिया बताती है कि उसे तो पहले उस लॉर्ड गिटा पर शक था, लेकिन जिन उसकी थ्योरी को खारिज कर देता है। वो कहता है कि जिस इंसान को अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी इतनी बड़ी साजिश नहीं रच सकता। यहां तक कि जिन तो ये भी कह देता है कि वो झुर्रियों वाला पागल बूढ़ा शायद दिल का अच्छा इंसान है। आखिरकार वो दोनों सीढ़ियों के आखिर में पहुंचते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा धूल भरा हॉल था। अकेडमी के ठीक नीचे छुपी इस विशाल भूल भुलैया को देखकर मीरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक जिन के कदम रुक जाते हैं। वो भी उतना ही सदमे में था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कागुरा की लैबोरेटरी अकेडमी के नीचे इस तरह छुपी हुई मिलेगी। जब जिन नैनो मशीनों, जिन्हें आज के लोग स्पिरिट्स कहते थे, से सुरक्षित उन बड़े दरवाजों को देखता है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यह सच में कागुरा की लैब है। मीरिया घबराने लगती है क्योंकि वो बहुत समय से जांच कर रही थी, लेकिन उसे कभी भी अकेडमी के नीचे छुपे इस इतने बड़े दरवाजे के बारे में पता नहीं चला था। जिन उसे समझाता है कि किसी भी आम इंसान को इसे खोलने के लिए एक खास एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। उसे याद आता है कि कैसे कोडामा गांव में हाकामा को वो चाबी अपने पूर्वजों से मिली थी। उसे लगता है कि शायद यहां भी किसी को ऐसी ही कोई चाबी विरासत में मिली होगी, लेकिन जिनको पता था कि उसका अपना एक्सेस सबसे ऊपर है, इसलिए वो बड़ी शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दरवाजे का लॉक सिस्टम तुरंत पहचान लेता है कि यह इंसान सबसे बड़ी अथॉरिटी वाला है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वो बड़े दरवाजे खुलते हैं, जिन सोचता है कि जो भी इंसान इस देश के राजा को गद्दी से हटाना चाहता है, शायद उसके पास भी इस जगह की चाबी होगी। उधर मीरिया अभी भी सन्न खड़ी थी। उसे हजम ही नहीं हो रहा था कि उनकी एकेडमी के ठीक नीचे ऐसी कोई जगह मौजूद थी। मीरिया जिन से पूछती है कि क्या सच में उसे किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ी। जिन कैजुअली जवाब देता है कि हां, हम एंशिएंट ह्यूमंस इस मामले में थोड़े खास होते हैं। अब मीरिया को पूरी तरह यकीन होने लगता है कि जिन की सारी बातें सच है और वो चुपचाप उसके पीछे पीछे खुफिया लैब के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में बहुत सारे करप्टर्स बंद थे और सबसे अजीब बात यह थी कि वो सब बिल्कुल शांत बैठे थे।
किसी में भी खूंखार होने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। जिनको तुरंत वो डाकुओं वाले करप्टर्स याद आते हैं जो आजाद होने से पहले बिल्कुल ऐसे ही शांत थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जिनको परेशान कर रहा था वो ये था कि इतने विशाल राक्षसों को बिना किसी की नजर में आए इस एकेडमी के नीचे तक लाया कैसे गया। मीरिया मान लेती है कि एकेडमी को लेकर उसके भाई आर्गस का शक बिल्कुल सही था। वो कहती है कि हमें यहीं छुपकर इंतजार करना चाहिए ताकि जब वो गद्दार वापस आए तो हम उस पर घात लगाकर हमला कर सकें। लेकिन जिन उसे रोकता है। वो कहता है कि यहां छुपकर इंतजार करने के बजाय उन्हें सबसे पहले एकेडमी को सील करना चाहिए और इन राक्षसों का खात्मा करना चाहिए। मीरिया बहस करती है कि वो इस साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को ऐसे भागने नहीं दे सकते, लेकिन जिन बहुत समझदारी से समझाता है कि हमारी पहली जिम्मेदारी बच्चों को बचाना है। अगर गलती से भी ये राक्षस बेकाबू हो गए तो एकेडमी के हर एक इंसान की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब जिन ये कहता है कि उसका भाई आर्गस भी यही फैसला लेता तो मीरिया मान जाती है। आखिर में जिन कहता है कि उसे इन सब चीजों को लेकर बहुत बैड फीलिंग आ रही है और जब भी उसे ऐसा महसूस होता है तो उसकी अंदर की आवाज इंस्टिंक्ट्स हमेशा सही साबित होती है। एकेडमी के नीचे उस खुफिया लैब में जिन मीरिया से कहता है कि वो इस लैब की आगे की जांच खुद करेगा। वो मीरिया को वापस ऊपर जाने को कहता है ताकि वो अपने भाई को ला सके, एकेडमी में कर्फ्यू लगाया जा सके और बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। मीरिया को वापस ऊपर भेजने के बाद जिन कोई काम का सुराग ढूंढने की उम्मीद में उस अंडरग्राउंड लैब में और गहराई तक जाने लगता है। उधर ऊपर जमीन पर उस सूखे चूहे का नए टीचर से हारने पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा था। वो अभी भी जिन को नीची जाति का कह रहा था और अपनी बेइज्जती का इल्जाम उसी पर लगा रहा था। तभी प्रिंसिपल लॉर्ड गीटा के पास आती है और उसे सबके सामने डांटते हुए कहती है कि अपनी ये अजीब सी हरकतें बंद करे क्योंकि उसकी वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। सबके सामने प्रिंसिपल से अपनी फजीहत करवाने के बाद प्रिंसिपल उससे लॉर्ड रॉडमैन, वो मोटा आदमी के बारे में पूछती है जो सुबह से ही गायब था। प्रिंसिपल पहले से ही परेशान थी और उस मोटे के गायब होने से उसकी चिंता और बढ़ गई। तभी अचानक प्रिंसिपल देखती है कि एकेडमी के ठीक ऊपर एक बहुत ही खौफनाक काला बादल बन रहा है। उसे समझ नहीं आता कि यह अचानक क्या हो गया। इसी बीच मीरिया भागते हुए ऊपर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसका सामना सीधा उसी मोटे आदमी लॉर्ड रॉडमैन से हो जाता है जो सुबह से गायब था। इस वक्त उस मोटे के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी जो साफ बता रही थी कि वो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। वापस नीचे लैब में चलते हैं। जिन कुछ अजीब से लाल रंग के पोर्टल्स को ध्यान से देख रहा था जो ऐसे धड़क रहे थे जैसे वो जिंदा हों। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये चीज सच में जिंदा है और क्या कागुरा ने इसे बनाया था। तभी जिन को वो मैसेज क्यूब और नैनो मशीन इंजेक्टर मिल जाता है जो कागुरा ने उसके लिए छोड़ा था। हमारे प्राचीन हीरो को उम्मीद थी कि इस क्यूब में कुछ ऐसे सुराग होंगे जो इस सारी मुसीबत को समझने में उसकी मदद करेंगे। वो तुरंत उस क्यूब को चालू करता है और कागुरा का एक होलोग्राम सामने आ जाता है जो बड़े आराम से कॉफी पी रहा था। कागुरा को पहले से ही अंदाजा था कि जिन सबसे पहले इसी लैब में पहुंचेगा क्योंकि ये लैब उसके जगने वाली जगह के सबसे करीब थी। वो वैज्ञानिक बताता है कि इस लैब में वो एक ऐसी डिवाइस बना रहा था जिसे इंसान 10 करोड़ साल पहले भी नहीं बना पाए थे और उसी डिवाइस की थोड़ी सी पावर उस इंजेक्टर के अंदर कैद कर दी गई है ताकि जिन उसका इस्तेमाल कर सके। कागुरा अपनी इस कामयाबी पर खुद की ही तारीफ करता है और फिर आखिरकार उस दिमाग हिला देने वाली डिवाइस का राज खोलता है। वो असल में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। जिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कागुरा इतने बड़े लेवल की कोई चीज बना सकता है, लेकिन अब जिन के दिमाग की बत्तियां जलने लगती हैं और सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। आर्गस ने बताया था कि कैसे राजधानी में अचानक से राक्षस कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं जिनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। जिसके पास भी इस डिवाइस का कंट्रोल है वही इस सब के पीछे है, खासकर तब जब इस लैब में पूरी एक जू जितने राक्षस पिंजरों में बंद हैं। लेकिन तभी जिन को उस पागल वैज्ञानिक के मैसेज में एक गड़बड़ लगती है। कागुरा ने बताया था कि असली टेलीपोर्टेशन डिवाइस बिल्कुल नीले रंग की थी। अगर वो बात सच है तो फिर उसके सामने रखी ये लाल रंग की डिवाइस क्या भला है।
तभी पास रखी घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं वो डिवाइस एक भयानक आवाज के साथ चालू हो जाती है। जिन खुद को तैयार कर लेता है कि अब इस मशीन में से कोई भयानक राक्षस बाहर निकलने वाला है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। पिंजरों में बंद वो सारे राक्षस अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। ऊपर जमीन पर आर्गस और उसके होली नाइट्स अपनी आंखों के सामने अपना सबसे बड़ा बुरा सपना सच होते हुए देखते हैं। आसमान से सैकड़ों राक्षस सीधी शाही राजधानी पर बारिश की तरह गिरने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बैटल रॉयल गेम में आसमान से कूद रहे हों। वापस नीचे वो चिकना और मोटा लॉर्ड रॉडमैन मीरिया की तरफ दुनिया की सबसे खौफनाक मुस्कान के साथ मुड़ता है। वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि मीरिया इतनी टेंशन में और उतावली क्यों लग रही है। मीरिया बिल्कुल ठंडी आवाज में उस सुअर से कहती है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो रास्ते से हट जाए। हैरान होने का नाटक करते हुए लॉर्ड रॉडमैन मान लेता है कि उसे पता था कि मीरिया काफी समय से उसकी जासूसी कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से मीरिया को यह सब समझने में बहुत देर हो गई। जब मीरिया पूछती है कि इसका क्या मतलब है तो वो मोटा बड़े शांत अंदाज में कहता है, इंसाफ का दिन आ गया है। वो गंजा आलू गहरी सांस लेकर बताता है कि उसका प्लान इस हमले को कुछ समय बाद करने का था, लेकिन उसकी लैब में जासूसी कर रहे उन 2 चूहों की वजह से उसे जल्दबाजी करनी पड़ी। सीधी सी बात यह थी कि उसे समझ आ गया था कि उसके इस महा प्लान के लिए सबसे बड़ा खतरा जिन है। उसके अंदर की आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि यह नया टीचर उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। बिना किसी के बताए ही वो समझ गया था कि खुफिया रास्ता जिन ने ही खोजा है। रॉडमैन तय करता है कि अब बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और सारे गवाहों यानी मीरिया को यहीं खत्म कर देना चाहिए। यह सुनकर मीरिया को हंसी आ जाती है कि इस मोटे को लगता है कि यह उसे हरा सकता है। रॉडमैन के चेहरे पर एक भयानक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी उस बेहिसाब ताकत की डींगे हाँकने लगता है जो उसने जमा की थी। लेकिन उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि उसके ठीक पीछे से एक छोटी सी बच्ची चुपके से आ रही है, जिसके हाथ में उस मोटे के सिर से भी बड़ा एक मटका था। मीरिया घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी। उसे एक तरफ उस बच्ची की फिक्र थी और दूसरी तरफ यह शक हो रहा था कि क्या यह मजाकिया सा प्लान सच में काम करेगा। बिना एक सेकंड सोचे हाकामा अपनी छोटी सी बाहों में पूरी ताकत लगाती है और वो बड़ा सा मटका उस मोटे सुअर के चर्बी भरे सिर पर दे मारती है। धड़ाम! मीरिया सदमे में उसे घूरती है और पूछती है कि वो यहां तक पहुंची कैसे। हाकामा जल्दी से बताती है कि वो तो बस जिन को ढूंढती हुई आई थी। बाहर पूरी तरह तबाही मची हुई है और उनके रक्षक देवता के बिना सबको बचा पाना नामुमकिन है। रास्ते में उसे एक और नई स्टूडेंट कूडो मिली थी, जिसने बताया था कि उनका प्रोफेसर कुछ देर पहले इसी स्टोर रूम में गया था। वो नई लड़की कूडो इस बात से थोड़ा गिल्टी महसूस कर रही थी कि उन्होंने एक टीचर को बेहोश कर दिया है, लेकिन हाकामा कहती है कि ये घटिया इंसान इसी लायक था। और वैसे भी चूंकि उस मोटे ने उन दोनों को पीछे से देखा ही नहीं, तो अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो सारा इल्जाम इस सुनहरे बालों वाली राजकुमारी पर लगा देंगी। उसी वक्त जिन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है। वो चिंता में पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे उस सुअर पर पड़ती है जो किसी बॉलिंग पिन की तरह लुढ़का पड़ा था। हाकामा तुरंत उसका ध्यान खींचती है और बताती है कि बाहर शहर में पूरी तरह तबाही मच चुकी है। जिन को यह सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि लैब के वो सारे राक्षस टेलीपोर्ट होकर कहां भेजे गए होंगे। जैसे ही मीरिया को यह बात समझ आती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वो तीनों भागकर बाहर आते हैं। बाहर पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा था और आधा शहर तो खंडहर बन चुका था। खौफ से कांपते हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, मानो धरती पर ही नरक टूट पड़ा हो। उन सारे हमलावर राक्षसों के बीच एक बहुत ही विशाल राक्षस खड़ा था, जो बिल्कुल बेन 10 के विलगैक्स जैसा खूंखार और सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अपने प्यारे घर को इस तरह तबाह होते देखकर मीरिया की तो बोलती ही बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जिनके दिल पर हार का एक बहुत भारी बोझ आ जाता है। वो खुद को कोसता है कि जब उसके पास मौका था तभी उसे वो मशीन तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन हाकामा फिर से उसे असलियत में वापस लाती है।
वो उस विलगैक्स जैसे बड़े टेंटिकल वाले राक्षस की तरफ इशारा करती है जो सीधे रॉयल पैलेस को उड़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और भयानक लेजर अटैक चार्ज कर रहा था। अपनी गलती सुधारने की ठानते हुए जिन तुरंत उस इंजेक्टर को निकालता है जो कागुरा ने उसके लिए छोड़ा था और उसे अपने शरीर में लगा लेता है। इंजेक्टर लगाते ही उसे टेलीपोर्टेशन की एक कंट्रोल्ड पावर मिल जाती है। उस पागल वैज्ञानिक ने बताया था कि नैनो मशीन सिर्फ इतनी ही एनर्जी स्टोर कर सकती हैं कि इसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सके और ऊपर से इसकी रेंज बहुत छोटी है, यानी यूजर सिर्फ वहीं तक टेलीपोर्ट हो सकता है जहां तक उसकी नजर सीधे देख सके। लेकिन ये सारे नियम और पाबंदियां आम इंसानों के लिए थीं और अपना हीरो जिन कुछ भी हो सकता है, पर आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। जिन जैसे खतरनाक लेवल के इंसान के लिए जहां तक नजर जाए का मतलब था जहां तक भी उसकी आंखें देख सकती हैं वो वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। बिना एक भी सेकंड गवाए जिन वहां से गायब होता है और अगले ही पल वो शाही महल से टकराने वाली उस विशाल लेजर बीम के ठीक सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ है शाही महल को पल भर में खाक कर देने वाली वो खौफनाक लेजर बीम और दूसरी तरफ मौत के ठीक सामने सीना ताने खड़ा है हमारा हीरो जिन। क्या जिन का ये नया टेलीपोर्टेशन वाला दाव काम आएगा या इस नए युग की सबसे बड़ी तबाही में सब कुछ राख हो जाएगा? असली गॉड लेवल ताकत का धमाका तो अब होने वाला है। क्या हमारा हीरो अकेले इस नामुमकिन हमले को रोक पाएगा या कोई बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा? दिल थाम कर बैठिए सभी दर्शकों, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा आपके होश उड़ाने वाला है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तैयार रहना। बाय।